हेलो मंचकिंस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे से बच्चे? अच्छे हैं ना, मस्त हैं, चंगे हैं? तो फिर शुरू करते हैं गाइस दिस वीडियो इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देखो, अगर आप सबको पोम्स में कंफ्यूजन है, लिटरेरी डिवाइसेस में कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आता कि पोम वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सो गाइस दिस इज दी वीडियो फॉर यू। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके सारी की सारी पोम्स, जितनी भी आपकी ये फर्स्ट राइट की पोम्स है, उन सबका तगड़ा रिविजन कराने वाली हूं, फ्रॉम समरी टू लिटरेरी डिवाइसेस टू क्वेश्चन आंसर्स टू लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, MCQ, you name it and you have it in this video. So please make sure that you stick until the very end if you want to be thorough in poems and if you want to score 100 marks when it comes to poem wala section. So फिर बिना किसी देरी के let's get into the video. All right then. ओके, जरा आज का क्विकली हम सेशन फ्लो चेक कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, रिवाइज इंडिया का आज का स्केड्यूल जो है वो पोम्स के लिए है, एज यू ऑल नो। अब पोम्स के लिए हम सारी पोम्स का इंडिविजुअल माइंड मैप करेंगे। ठीक है, माइंड मैप के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम पोएटिक डिवाइसेस भी सारे डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट MCQs, short question answers, extract based questions, long answer, and last but not the least, definitely V-quiz is also there. But for V-quiz you need to make sure that you stick until the very end. ठीक है, आप मस्त तरीके से वीडियो को एंजॉय करो, देखो, और उसके बाद आप अपनी लर्निंग चेक करो V-quiz के थ्रू विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, एंड सी किसको कितना आता है। एंड मेक श्योर यार, कमेंट सेक्शन में ना सब अपने V-quiz वाले नंबर जरूर बता देना। ऑलराइट देन, ठीक है, फिर भाई बढ़ते हैं आगे। एंड आज का जरा डोज ऑफ मोटिवेशन थोड़ा सा ले लेते हैं। तो आज का हमारा ज्ञान कुछ ये है, एवरी डे may not be good but there is something good in every day। देखो, हर दिन अच्छा नहीं होता है, हर दिन आपके हिसाब से सारी चीजें हो ये पॉसिबल भी नहीं है, पर अगर आप ध्यान से सोचो ना तो हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। एंटायर आपका डे बुरा नहीं होता है। जैसे आज का जो संडे है उसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, that you are getting this video। ठीक है, आपको आपके एग्जाम्स की टेंशन दूर करने के लिए रिवाइज इंडिया की ये वीडियो मिल रही है, और क्या चाहिए। ऑलराइट देन, आज का रिडल कुछ ऐसा है। So these are the two emojis in front of you। ठीक है, अब इनको आपको गेस करके बताना है कि कौन सी ड्रिंक है, व्हाट इज दिस ड्रिंक। जल्दी कमेंट सेक्शन में ना सबके आंसर्स आने चाहिए, सबके गेसेस मिलने चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ पे आंसर बताऊं ना तो भाई थोड़ा सा मुझे भी लगे कि बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, एंजॉय करा है। तो भाई ये जो ड्रिंक है इसका नाम मैं रिलीज करने वाली हूँ in 3, in 2, in 1। सबने नाम दे दिया, अपने गेसेस कर लिए ना कमेंट सेक्शन में। तो भाई ये ड्रिंक है आइस टी। सो आइस टी इट इज। सो अपने हाथ में आइस टी, कोल्ड कॉफी, व्हाटएवर यू वांट, चाय, ठीक है, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक जो मर्जी लेना है ले लो। ठीक है, मस्त से सब करो और वीडियो को एंजॉय करो। ठीक है, देन सबसे पहले हम माइंड मैप्स और पोएटिक डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। क्विकली इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसी के बीच में हमारे MCQs आने वाले हैं आफ्टर ईच पोम, सो दैट आई कैन चेक योर नॉलेज, आई कैन सी हाउ मच हैव यू गेन्ड। ठीक है, आपको कितना समझ में आ रहा है। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, moving forward, so here's the first poem that we are going to discuss today, Dust of Snow by Robert Frost। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है ये आपकी बुक की पहली पोम है और बहुत छोटी सी पोम है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑथर जो है किसी जंगल से जा रहा है, वहां पे बर्फ वगैरह पड़ी हुई है, ठंडी का मौसम है। अब उस ठंडी के मौसम पे क्या होता है, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। ठीक है, सो इट्स अ नेगेटिव सिंबल हियर। एंड वहां पर उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा है। वो क्रो क्या करता है, हल्का सा पेड़ को हिला देता है, ब्रांच हिला देता है, एंड जो पोर्ट है उसके सर पे थोड़े से स्नोफ्लेक्स गिरते हैं, एंड दैट मेक्स हिज डे। एंड ही फाइनली रियलाइजेस दैट यू नो व्हाट, इतना भी बुरा दिन नहीं है मेरा। ठीक है, अगर मैं देखूं अपने आसपास, अगर हम भी अपने आसपास ऑब्जर्व करें, तो नेचर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुश कर सकती हैं। हमारे पास बस ये नजरिया होना चाहिए उस खुशी को ढूंढने का। सो उसी के हिसाब से हमारी थीम्स क्या है, विंटर सैडनेस एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर। विंटर को हम थोड़ा सा सैड वाला वो लेकर चलते हैं व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर। समर्स को हम हैप्पीनेस, लाइफ के साथ इक्वेट करते हैं, विंटर को सैडनेस के साथ इक्वेट करते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि नेचर की वजह से ही उसका मूड ठीक हुआ, तो हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, एंड क्रो को भी हम एक बैड लक का साइन मानते हैं, अच्छा साइन नहीं मानते। सो पोम इट इज सेट इन अ स्नो कवर्ड फॉरेस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कैरेक्टर्स के नाम पे पोर्ट और हमारे पास क्रो है। Alright then, let's quickly discuss the poetic devices in these poems.
ओके तो सबसे पहले alliteration. नाउ गाइज लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लिटरेरी डिवाइसेस ऑलरेडी आते होंगे, बट आई नो देर आर स्टिल सम किड्स जिनको अभी भी लिटरेरी डिवाइसेस में कंफ्यूजन होती है. एलिटरेशन क्या है, ठीक है, मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है. सो जस्ट टू बी डबल श्योर, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस एज दे कम इनटू द वीडियो. जैसे जैसे वीडियो में हमारे सामने नए नए लिटरेरी डिवाइसेस आएंगे, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लिटरेरी डिवाइस टू यू, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस चीज की टेंशन ही ना रहे. ठीक है, कि अगर लिटरेरी डिवाइस कहीं पर स्पॉट करना है, उसका यूसेज बताना है, ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा लगे कि यार वी आर फुल ऑन कॉन्फिडेंट, वी कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम हर लिटरेरी डिवाइस को चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले एलिटरेशन आ गया है. अब एलिटरेशन होता क्या है? एलिटरेशन में ना आपके नेबरिंग वर्ड्स में जो सेम लाइन में है, आसपास वर्ड्स हैं, उनके अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैज गिवन माई हार्ट, तो ह साउंड जो है वो यहां के बिगनिंग में और यहां के बिगनिंग में हमें दिख रही है. हेंस एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग वर्ड्स. फिर एंड सेव्ड सम पार्ट, स साउंड एस एस, सेव्ड सम में, हेंस एलिटरेशन. अब अगर बात करी जाए सिंबोलिज्म की, तो सिंबोलिज्म क्या होता है? जब कोई भी चीज अपने लिटरल मीनिंग से हटकर किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो दैट इज सिंबोलिज्म. यहां पर सिंबोलिज्म का बहुत तगड़ा यूसेज करा गया है, बिकॉज क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं दे आर नेगेटिव सिंबल्स. ठीक है, हमारा कॉमन नोशन क्या है कि हम इन्हें एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं. तो क्रो जो है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इट इज अ inauspicious sign. ठीक है, बैड लक का साइन होता है. हेमलॉक ट्री, इट इज अ पॉइजनस ट्री, सो हेंस इट इज अ साइन ऑफ डेथ. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव सिंबल्स जो हैं, जो कॉमनली हम इन्हें नेगेटिवली देखते हैं, पोर्ट ने उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया है कि देखो आपके नजरिए की बात है. अगर आपकी नजरिया अच्छा हो तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों से हमेशा आपके साथ गलत ही होगा. इसका अगर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दूं तो वो मैं एक काली बिल्ली के रास्ते काटने से दे सकती हूँ कि जब काली बिल्ली रास्ता काटती है तो भाई दिन बुरा जाएगा. That's our belief. एंड क्योंकि हम उस चीज में इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो अगर किस्मत से उसके बाद कुछ गलत भी हो जाता है तो हम उसी चीज से उसे कोरिलेट करते हैं. अगर बाई चांस कुछ अच्छा भी हो जाए ना, तब भी हमें ये नहीं याद आएगा कि हाँ बिल्ली का रास्ता काटी थी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. नेगेटिविटी में हम ज्यादा फोकस करते हैं. Inversion is another important literary device. Important why? Because इसको ना बहुत कम बच्चे जानते हैं. तो inversion में होता क्या है कि पोर्ट्स जो हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से खेल जाते हैं. वो वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं ताकि उनकी पोम का स्ट्रक्चर बना रहे, राइम स्कीम बनी रहे. ठीक है, इफ इट इज लाइक आई एम गोइंग टू द मार्केट, सो प्रोबब्ली दे विल राइट इट गोइंग टू द मार्केट आई एम. ठीक है, वो अपने आप ये पोएटिक लिबर्टी ले लेते हैं. तो अगर आप अपनी पोम का पहला स्टैंजा पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ये पहला स्टैंजा है. तो इसके अंदर लाइन का हेरफेर हुआ है, ये एक्चुअली ऐसे लिखे जाना चाहिए था, द वे अ क्रो शुक डाउन some dust of snow on me from the hemlock tree. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स को इधर से उधर पोर्ट ने कर दिया है for the sake of his rhyme scheme और whatever structure maintain करने के लिए. Hence there has been inversion used. Next, enjambment भी एक बहुत commonly used literary device है. आप बहुत richly अपने इसे poems में आराम से पहचान सकते हैं. Alliteration और enjambment ऐसा है ना कि मतलब आते जाते तुम्हें हर पोम में दिख जाना है. तो इंजैम्पमेंट में होता क्या है कि जब आप सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो, आई एम गोइंग टू रिपीट माई वर्ड्स, जब आप सेम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हो फ्रॉम वन लाइन टू द अदर लाइन ऑफ द पोम, आपने लाइन शिफ्ट कर ली है. एक पोम में आप एक लाइन से दूसरी लाइन में चले गए हो, हाउएवर इट इज द सेम सेंटेंस दैट यू आर कंटिन्यूइंग, प्लस you haven't used any punctuation mark to break the line. आपने एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए कोई भी punctuation mark का यूज नहीं करा है, then there is definitely enjambment. बस इतना सा है. तो आपके दोनों स्टैंजास में आपको enjambment दिख जाएगा कि सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है और बड़े मजे से पोर्ट एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क. ठीक है, ऑल राइट देन, मूविंग ऑन टू द एमसीक्यू वाला पार्ट. ठीक है, तो इसके जल्दी से हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कुछ ये रहे. Here's the first question on your screen, guys. What did the poet think of the day before the dust of snow
fell on him. जब तक डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर नहीं गिरी थी तब तक पोर्ट क्या सोच रहा था? वो एनर्जेटिक था, he was rude, he was lucky, or his day was ruined. Quickly you have to give me the answer in the comment section so that I can show you the correct answer here. ठीक है, A3, A2, A1. सबके आंसर आ गए ना? Alright then. Let's have a look at the correct answer. His day was ruined. जब तक उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो नहीं पड़ी थी उसका दिन बर्बाद हो चुका था. Moving ahead, अगर मैं सेकंड उसकी बात करूं क्वेश्चन की, what are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? ऐसे कौन से दो नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, जिन्हें हम नेगेटिवली देखते हैं बट फ्रॉस्ट ने उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया है. जल्दी से आपको अपना आंसर बताना है, ठीक है. मैंने ये डिस्कस भी करा है. स्नो डस्ट, हेमलॉक ट्री स्नो, स्नो क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो. A, B, C or D. What's the correct answer? You have to give me the correct answer in the comment section. Comment section. Comments रुकने नहीं चाहिए, किसी भी मोमेंट पे नहीं रुकने चाहिए, ठीक है. सबके आंसर्स आते रहने चाहिए. And I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's have a look. It's hemlock tree and crow. Poisonous tree, डेथ का सिंबल, ठीक है, डेथ का साइन. क्रो अनलकी साइन मानते हैं, ठीक है, और उसे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लाइट में दिखाया पोर्ट ने. नेक्स्ट पोम है Fire and Ice. Another very short poem in your syllabus, yet very philosophical, yet giving a very strong message. तो Fire and Ice में हुआ क्या है? Fire और Ice में भी symbolism का बहुत rich use करा गया है. Fire जो है, it is a symbol for desire, it is a symbol for greed, it is a symbol for avarice, which is again extreme greed, it is a symbol for lust. तो इन सब नेगेटिव इमोशंस को फायर रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर हम आइस की बात करें तो आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, आइस रिप्रेजेंट्स इंडिफरेंस, ठीक है. आइस का मतलब है कि आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपके दिल में इतनी ज्यादा नफरत आ चुकी है कि आपको दूसरे इंसान पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हर इमोशन आपका जा चुका है, पॉजिटिव इमोशन, ठीक है. तो ये दोनों इमोशंस जो हैं ये फायर और आइस सिंबलाइज कर रहे हैं. तो पोर्ट बोलता है कि अगर दुनिया को खत्म होना हो, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड, देन इस दुनिया में इतना ज्यादा डिजायर, इतना ज्यादा हेट्रेड है कि दुनिया 2 बार खत्म हो सकती है. पहली बार खत्म होने के लिए फायर बहुत है, क्योंकि वो बोलता है मैंने फायर को खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा हुआ है, ठीक है. कहीं ना कहीं उसने ऐसा हो सकता है कि ग्रीड या डिजायर की वजह से उसके लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो. सो ही फेवर्स द पीपल विद फायर इन द स्टार्टिंग, बट देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज दैट कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हो, इफ इट हैड टू पेरिश twice, then definitely there is so much ice, so much hatred present in the world that it can end twice as well. So this is what the whole poem is all about. So coming on to the theme, again it talks about the strong and fierce human emotions and consequences of human actions as well. ठीक है, जो human emotions हैं, जो human हमारे strong negative emotions है, अगर हम उन्हें control में ना रखें, अगर हम उन्हें check में ना रखें, तो उनके कितने ज्यादा बुरे नुकसान हो सकते हैं. Next, the poem also describes how desire and hatred contribute to make the world stand at the verge of chaos. अगर desire, hatred ये जैसे negative emotions हैं, इन्हें आप check में ना रखो, इन्हें आप control में ना रखो, आप पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हो. Alright, tone serious है poem की, definitely serious है because एक serious message send out हो रहा है. Again, coming on to the poetic devices in this poem. First and the foremost poetic device that we are going to talk about is assonance. ठीक है, अब alliteration और assonance समझ लो. alliteration में क्या हो रहा था? consonant sounds beginning of words, ठीक है, close by words. assonance में क्या होता है? vowel sounds beginning, middle, end. कोई भी neighboring words हैं, उनके beginning में, उनके middle में, end में, कहीं पर भी अगर आपको vowel sound आ रही है, झट से वहां पर क्या है? assonance है. For example, I hold those who favor fire. ठीक है, O sound जो है that is very prominent here, hence assonance has been used. Alliteration I already told you guys, favor fire, FF sound beginning, ठीक है. Symbolism already talked about, fire and ice के मैंने बता भी दिया है. For what different emotions do they stand for? Personification. Personification होता क्या है बेटा? जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को, बहुत सारे लोग ना इसे नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स में ले लेते हैं, नहीं, गलत है. कोई भी नॉन ह्यूमन चीज है, फिर चाहे वो इमोशन है, फिर चाहे वो कोई भी एनिमल है, फिर चाहे वो XYZ कोई और चीज क्यों ना हो, नॉन ह्यूमन है, बट आप उसे कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप वहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहां बात करते हैं कि फायर और आइस जो हैं ये केपेबल है कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय करने के, तो हाउ कैन दे डिस्ट्रॉय? डू दे हैव
have a mind of their own? Can they think that way? Can they act that way? No, they cannot. They are just emotions. कौन act कर रहा है? Humans act कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने human जो actions है, human characteristics है, वो हमने दो चीजों को attribute कर दिए, fire और ice को attribute कर दिए. Hence it is personification. Enjambment, come on, मैंने बोला था ना हर जगह कुछ मिले ना मिले, alliteration enjambment जरूर आ जाता है. टपक टपक क्या चाहता है, ठीक है. तो enjambment की अगर बात करें तो वहां पर from what I've tasted of desire I hold those who favor fire. ठीक है, तो ये सेम लाइन, सी सेम सेंटेंस आपने कंटिन्यू करा है, बट आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप कर गए हो. यू हैव जंप फ्रॉम वन लाइन टू द अदर विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क. Hence enjambment has been used. राइमिंग स्कीम आई होप आप सब बच्चों को अभी तक निकालनी आती होगी. कैसे निकालते हैं राइम स्कीम? जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं, हर लाइन का लास्ट वर्ड होता है ना, हम देखते हैं कि वो आपस में राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. राइम करते हैं तो हम उन्हें सेम वो दे देते हैं कैरेक्टर, वरना डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे डिजायर फायर राइम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी राइम स्कीम बोलूंगी तो ए हो जाएगी. डिजायर फायर राइम कर रहे हैं ना, तो अगर पूरी पोम की राइम स्कीम की बात करें तो इट इज समवट लाइक ए बी सी एंड बी सी बी. ठीक है, देन मूविंग अहेड. हम एमसीक्यू सेक्शन में दोबारा आ चुके हैं. ठीक है, लेट मी चेक आप लोगों ने अभी तक कितना ग्रास्प करा है. ठीक है, okay, so here's the first question for you. Name the poetic device used in the line I hold with those who favor fire. Come on, we discussed it right now. We discussed it just a few seconds back. I don't want any one of you to make any mistakes. So क्या use हुआ है? Alliteration, assonance, कोई भी नहीं, none हुआ है, या both A and B use हुए हैं. So A, B, C or D, which is the correct answer? You have to let me know in the comment section below so that I can show you the correct answer here as well. And 3, in 2, in 1. Oh, let's have a look. So the correct answer is both A and B. ठीक है, O sound prominent है, assonance. Favor fire, FF, alliteration. Moving ahead. ठीक है, here's the next question for you. What would be a better option to end the earth? अगर हमें दुनिया को खत्म करना है तो क्या better option है? Fire है, ice है. Both are equally competent. ठीक है, अगर हम बात करें दोनों में तगड़ा competition है या फिर none. Come on, जल्दी बताइए. ठीक है, इसको भी गलत नहीं करना है. ठीक है, so tell me the correct answer. जल्दी कहाँ? Comment section में. So that I can show you the correct answer over here. In 3, in 2, in 1. Let's have a look. It's definitely both A and B are equally competent. All right then. Moving on. A tiger in the zoo. ठीक है? A tiger in the zoo. It's a very easy poem. ठीक है? As the title suggests, it's about a tiger who is captured in a zoo. ठीक है? एक zoo में एक टाइगर बंद है. तो इस पोम की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसी जाती है कि हम एक स्टैंजा में उसे जू में दिखा रहे हैं, जू में उसके क्या हालात हैं. दूसरे स्टैंजा में हम बता रहे हैं कि जब वो फ्री है, मस्त अपना इधर से उधर घूम रहा है, तब वो क्या कर रहा है. ठीक है, तो जब जू में है, जू में ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस अपने केज को एक लेंथ से दूसरे लेंथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बस चलता जा रहा है. ही डजंट इवन पे एनी हीड टू द विजिटर्स ओवर देयर. वो उसे देखने आ रहे हैं, वो उनकी तरफ अटेंशन भी नहीं पे करता है. लास्ट में वो बस अपना ऐसा बैठा रहता है रात को. ही लुक्स एट द स्टार्स. ठीक है, एंड उसको बस पेट्रोलिंग जो कार्स है उनकी साउंड सुनाई देती रहती है. अगर हम फ्री, अगर ये टाइगर, यही टाइगर अगर जंगल में होता, आजाद होता, तब कैसे बिहेव करता? ये लोगों को डराता. ठीक है, डियर को पकड़ने के लिए झाड़ियों में छुपता. ठीक है, वही लोग जो उसे जू में आने के लिए देख रहे हैं ना, उन्हीं के विलेजेस के आसपास इसका ऐसा आतंक बैठा होता कि ये लोग इससे डरते. ठीक है, so that's the whole poem about. ये उसकी क्विक समरी है. तो अगर मैं थीम की बात करूं, डेफिनेटली फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, टेम्ड वर्सेस वाइल्ड. आपने उसे जब उसे कैद करके रखा है तब वो कैसा है, जब वाइल्ड है तब कैसा है. विल्डरनेस, नेचुरल ब्यूटी, ऑब्वियसली. टोन इज सिंपैथेटिक बिकॉज वी आर सिंपैथाइजिंग विद द कंडीशन ऑफ द टाइगर. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द आइडिया, as I already told you, इधर से उधर घूम रहा है, गुस्से से भरा हुआ है, बट एट द सेम टाइम हेल्पलेस है, तो गुस्सा दिखा भी नहीं रहा है. ठीक है, जंगल में होना चाहिए बट केज में है. ऑल राइट, देन मूविंग ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस वाला पार्ट. तो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन आ जाता है. क्यों? हमने जो टाइगर है उसके लिए हमने ही प्रोनाउन यूज करा है हर जगह. ठीक है, अगर आप अपनी पोम में चेक करो तो ही प्रोनाउन हमने टाइगर के लिए यूज करा है, जबकि इट होता है. ही तो ह्यूमंस के लिए होता है. तो हेंस पर्सोनिफिकेशन इज देयर. मेटाफर इज देयर एंड दैट मेटाफर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला मेटाफर मत लो, ये वाला मेटाफर लो.
पता नहीं कहां से आ गया ये वाला मेटाफर लो, वेलवेट ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है। तो जब हम मेटाफर बोलते हैं तो मेटाफर में होता क्या है, मेटाफर में आप दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। आप उन्हें एक दूसरे के इक्वल रख रहे हो, आप लाइक या एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो टू कंपेयर देम। जैसे कि यहां पे बोला हुआ है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो हमने जो टाइगर के पैड्स है यानी नीचे पैर के नीचे के तलवे हैं उन्हें हमने डायरेक्टली वेलवेट से कंपेयर कर दिया। हमने बोला वो तो वेलवेट के बराबर है, इतने सॉफ्ट है जैसे कि वेलवेट हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बोलते कि हिज पैड्स आर लाइक वेलवेट, लाइक या एज बोलते तो सिमिली आ जाता। सिमिली मेटाफर दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सिमिली में लाइक और एज आता है, मेटाफर में लाइक और एज नहीं आता है। अलिटरेशन, जहां कुछ नहीं होता ना वहां अलिटरेशन जरूर होता है, ठीक है। तो प्लम्प डियर पास, प साउंड, should be lurking in shadow, sound, alliteration, ठीक है। सिंबोलिज्म, ठीक है, ये सिंबोलिज्म जो है आपको आपके लास्ट स्टैंजा में देखने को मिलेगा, जहां ब्रिलियंट वर्ड को दो बार रिपीट करा गया है। एक बार वो ब्रिलियंट वर्ड यूज हुआ है टाइगर की आईज के लिए, एक बार वो ब्रिलियंट वर्ड यूज हुआ है स्टार्स के लिए, ठीक है। दोनों चीजें अपने आप में मजेस्टिक है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ नेचर। बट जो टाइगर की मजेस्टी है, टाइगर की जो ब्रिलियंस है वो कहां कैद है, वो जंगल के जंगल में तो फ्री होता है ना, वो एक केज के अंदर कैद है। हेंस जो उसकी ब्रिलियंस है, जो उसकी ताकत है, जिस चीज के लिए वो बना है वो चीज वो शो नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड जो स्टार्स हैं, स्टार्स की भी अलग ब्रिलियंस है, स्टार्स चमकने के लिए बने हैं आसमान में, खुले आसमान में उनकी ब्रिलियंस साफ साफ हमें दिख रही है क्योंकि वो खुले हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है जहां उन्हें होना चाहिए। अगर वही टाइगर भी अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता, तो हमें उसकी ब्रिलियंस भी नजर आती, ठीक है। तो उसकी आंखें जो फिलहाल चमक रही हैं वो उस एक होप में चमक रही है कि शायद वो किसी दिन फ्री हो जाए, उस एक दुख से चमक रही है, उसे बाहर निकलना है। नेक्स्ट राइम स्कीम ABCB है आपके हर स्टैंजा की। मूविंग अहेड, ठीक है, हम MCQ वाले सेक्शन पे आ गए हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट MCQ वाला क्वेश्चन। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल? आपके पोम में कौन सा ऐसा फ्रेज दे रखा है जिसे हम टाइगर को एक सेल में, केज में डिस्क्राइब कर सकते हैं? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, स्टैंडिंग अराउंड हाउसेस, शैडो लॉन्ग ग्रास, या फिर बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। इनमें से कौन सा ऐसा फ्रेज है जो कि टाइगर को सेल में डिस्क्राइब कर रहा है? Quickly let me know in the comment section below so that I can show you the correct answer here as well in 3, in 2, in 1. Let's have a look. Locked in a concrete cell, ठीक है। ये एक ऐसा फ्रेज है जिससे हमें पता चल रहा है कि टाइगर जो है एक जगह कैद है। मूविंग अहेड, Why should the tiger be lurking in shadow? टाइगर को शैडोज में इधर उधर लर्क करने की, छुपने की क्यों जरूरत है? Out of fear, out of anger, to catch the deer, या both 1 and 2? सेकेंड स्टैंजा है, if I'm not wrong in your poem, जहां पर आपको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। बट लेट्स सी आपको कितना याद है। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए यार, आपके एग्जाम सर पे आ रखे हैं। अभी तक तो इतनी बार आपको अपनी एनसीईआरटी खोल लेनी चाहिए कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि मैम आप बस क्वेश्चन पूछो, आप हाथ रखो, हम बताते हैं क्या हुआ था, ठीक है। तो आई होप उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने मुझे करेक्ट आंसर्स कमेंट सेक्शन में शो कर दिए हैं, सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर हियर एज वेल in 3, in 2, in 1. Let's have a look. To catch the deer, बाबा डियर को कैच करने के लिए उसे झाड़ियों में, उसे कहीं ना कहीं छुपने की जरूरत है ताकि वो घात लगा के एकदम से उसको पकड़ सके। Alright then. Moving ahead, how to tell wild animals by Caroline Wells. बड़ी ही मजेदार पोम है, ठीक है। हमारा जैसे यहाँ पे टाइटल दे रखा है ना कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वही हुआ है, ठीक है। कैरोलाइन वेल्स ने हमें डिफरेंट ह्यूमरस तरीके बताए हैं कि आप किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स को पहचान सकते हो। शी इज लाइक एट द एंड ऑफ एवरी स्टैंजा क्या होगा, जैसा क्या होगा, तुम्हें अचानक खा जाएगा, तुम मर जाओगे, बस इतनी सी बात। क्या हो गया, कुछ मत करना। उसके बाद तुम भगवान के पास जब प्यारे हो जाओगे तो उनको एटलीस्ट ये तो बता पाओगे कि तुम्हें किस जानवर ने खाया था, ठीक है। तो बहुत ही फनी आइडिया उन्होंने दे रखा है। तो जैसे कि वो बता रही है कि अगर आपको एशियन लायन को पहचानना है तो उसकी रोर बहुत ही तेज है। अगर आपको लेपर्ड को पहचानना है तो लेपर्ड आपको कूदेगा बार बार, ठीक है, चिल्लाते रहोगे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आपको हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में फर्क देखना है तो हाइना स्माइल करते हैं, दे लव व्हेन दे आर हैविंग देयर प्रे। ऑन द अदर हैंड जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ के आंसू होते हैं ना, तो क्रोकोडाइल्स क्राई। और वो आंसू क्यों होते हैं? बिकॉज व्हेन दे कम आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, तो उनके आंखों की साइड से पानी निकल रहा होता है, इट सीम्स लाइक एज इफ दे आर
क्राइंग, इसलिए बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। फिर अगर कमीलियन को पहचानना है, भाई पेड़ पे देखो, पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा ना, तो पक्का वहां पे कमीलियन जरूर है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हमें ह्यूमरस तरीके से बताया। बेयर जो आपको टाइटली हक करेगा, हक करके बिल्कुल से स्क्वीज करेगा और एकदम से मार देगा जकड़ के, ठीक है। तो इसी तरीकों से आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को पहचान सकते हो। सो थीम इज ऑब्वियसली एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, की ह्यूमन भी महान है, पता है जंगली जानवर है, फिर भी हर जगह घुसना है, हर जगह जाने की आदत है ना, हर जगह हमें अपनी टांग अड़ानी है। ह्यूमर फनी है, विल्डरनेस, वाइल्ड, नेचुरल ब्यूटी, it talks all about it. Tone, it's conversational and funny, बड़ी ही फनी ट्यून है, ठीक है। स्टाइल ह्यूमरस है डेफिनेटली। फिर अगर हम मेन आइडिया की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स है, खूंखार है, ठीक है, उन एनिमल्स को पहचानने के बड़े ही हमें ह्यूमरस तरीके, फनी फनी तरीके बताए हुए हैं। अब एक बार जरा पोएटिक डिवाइसेस में आ जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आया है। क्यों आया? आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए ना ही प्रोनाउन को यूज करा है, तो जहां जहां आप ही प्रोनाउन को यूज कर रहे हो वहां वहां पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद एलिटरेशन है, you as you're dying, y sound, ठीक है। नेक्स्ट whose, hide, who, her sound, although it's starting with w but w silent है ना, her sound से ही starting हो रही है, तो alliteration। when you're walking, w sound, round your yard, y sound, alliteration, ठीक है। enjambment, कुछ नहीं होता ना, ये तो जरूर होते हैं, हर जगह होते हैं, इतनी बार बता रही है, मैं नहीं बता रही, ठीक है। पोम में देखना लाइंस होंगी, सेम लाइन सेम सेंटेंस, नहीं डिफरेंट लाइन सेम सेंटेंस, एक लाइन से दूसरी लाइन जंप कर रहे हो, इंजैम्पमेंट। इसके अलावा भी मुझे और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के याद आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता देती हूं। एक होता है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? जब आप किसी ऐसे चीज का रेफरेंस देते हो जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं है। एशियन लायन, बंगाल टाइगर, इनका नाम इनको मेंशन करा गया है, बट ये दोनों की दोनों चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं है, हेंस एल्यूजन। इसके अलावा रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? जब आप सेम वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, कभी भी स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, तो लीप वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, हेंस रेपिटेशन आया है। इसके अलावा पोएटिक लिबर्टी। पोएटिक लिबर्टी क्या होती है कि पोएट्स ना फ्रीडम ले लेते हैं, हर चीज की फ्रीडम है, ठीक है। तुम इंग्लिश को आड़ा टेढ़ा करोगे, तुम्हारी टीचर तुम्हारे मार्क्स काट देगी। तुम्हारे पोएम्स में खुद पोएट्स ने इंग्लिश को आड़ा टेढ़ा करा है, एंड दैट्स द लिबर्टी, हमें अलाउड है। क्यों? हम तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम गलत पढ़ाएंगे, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो वही राइम स्कीम वगैरह को मेंटेन करने के लिए लीप के लिए ना LEAP की जगह LEP लिया गया है। सिमिलरली टिस, कहीं तो लिखा हुआ है ऐसे, ये मेंशन है टिस। अब ये जो है, ये जो पुरानी ओल्ड इंग्लिश में होता था कि आप ना एब्रिवेशन कर देते चीजों का, इट इज, ये इट इज है, पर इसे टिस लिखा गया है अगेन, ताकि जो है राइम स्कीम वगैरह बनी रहे। तो इन सब चीजों को हम पोएटिक लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, ठीक है। दोबारा से हम एमसीक्यूज पर आ गए हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट द एमसीक्यूज, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का ये रहा, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द बंगाल टाइगर? बंगाल टाइगर की स्पेशल फीचर क्या है? व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज व्हाइट बॉडी, रेड स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी और ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी। नेशनल एनिमल है, गड़बड़ मत कर देना। ये भी नहीं पता होगा ना, एक जो चाय, आइस टी, कोल्ड कॉफी ले रखी है ना, बच्ची कुछ थोड़ी सी बची है, सारी पी गए, बची है ना, तो उसमें ऐसे डूब जाना, बस डूब जाना उसके अंदर। बता दो व्हाट्स द करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी आपको क्या बोला मैंने, छोड़ो, मैं भी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर शो कर सकूं। In 3, in 2, in 1, let's have a look. It's black stripes on his yellow body. येलो कलर की बॉडी होती है, उसमें ब्लैक कलर की धारियां होती हैं। Moving on, which animal is she referring to when the poet says a noble wild beast greets you? Noble is the keyword here. Noble को ध्यान रखो, जल्दी से बता। एशियन लायन की बात हो रही है, बंगाल टाइगर की बात हो रही है, लेपर्ड की बात हो रही है, या बेयर की बात हो रही है? Which animal is being talked about here? A, B, C. जल्दी बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर शो करती हूँ। In 3, in 2, in 1, let's have a look. बंगाल टाइगर, ठीक है, नोबल, रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं ना, द रॉयल बंगाल टाइगर। ऑलराइट देन, अब बारी आ गई है बॉल पोम की। बॉल पोम जो है, जो कि हमारे जॉन बेरीमैन जी ने लिखी थी, इट्स अ लिटिल टिपिकल पोम,
ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोम्स प्रेजेंट इन योर सिलेबस. व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज इट इज वेरी फिलोसॉफिकल. ठीक है, क्यों फिलोसॉफिकल है? बिकॉज जो इसका सीधा सीधा मतलब है ना, वो नहीं है कि बच्चे की बॉल गुम गई है, बच्चा बॉल के लिए परेशान है. दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन. बट उस चीज को लिखकर वो एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस फिलोसफी, बिकॉज ऑफ दिस इनडायरेक्ट हिडन मैसेज दैट ही इज ट्राइंग टू सेंड आउट, दिस पोम इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो अब इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं कि इस पोम में हुआ क्या था. तो एक एज आई टोल्ड यू, छोटा सा बच्चा है. वो छोटा सा बच्चा अपनी बॉल के साथ खेल रहा था, प्रोबेबली रोड के साइड पर खेल रहा था, और एकदम से उसकी बॉल जो है पानी में चली जाती है. पानी में चली जाती है तो बड़ा दुखी होता है उसको देखकर. ठीक है, he is very sad about it. Now the poet, he is observing all of this from afar. थोड़ा दूर बैठकर ये सब कुछ वो देख रहा है. Now the poet says, it goes like it, ठीक है, बच्चे की बॉल खो गई ना, अब उसे चुप करा के कोई फायदा नहीं है. उसे मत चुप कराओ, उसके पास मत जाओ, उसे मत बोलो कि हाँ भाई तुम्हारे पास दूसरी बॉल आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन द किड्स लाइफ. क्योंकि उसने सिर्फ बॉल नहीं खोई है, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो अपनी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा. उसे ये समझ में आएगा कि जो भी चीज उसके पास लाइफ में है, कोई भी उसकी पोजेशन है, कोई भी उसकी डियर चीज है, लव्ड वन है, ही माइट लूज देम वन डे. एक ना एक दिन वो चीज उसे छिन जाएगी, और जब वो छिन जाएगी तो ही वुड हैव टू बेयर दैट लॉस. सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेयर दैट लॉस. सो जो ये बॉल है, इट इज सिंबॉलिक. ठीक है, व्हाट इज इट स्टैंडिंग फॉर? वो एक सिंबॉलिज्म है लाइफ का. ठीक है, बच्चे के इनोसेंस का. ठीक है, बच्चे के चाइल्डहुड का, जब उसे छिन गया है, जैसे वो पानी में चला गया, वो छिन गया है. नाउ द किड इज नॉट इनोसेंट एनीमोर. नाउ ही इज नॉट नाइव. नाउ ही नोस द रियलिटी ऑफ लाइफ. इट्स द फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही फील्स दैट ओके, लाइफ में हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो मुझे मिल चाहिए वो मेरे पास हमेशा रहेगा. अगर वो है भी, तब भी वो मुझसे कभी ना कभी जरूर छिन सकता है. ठीक है, तो ये है इस पूरी की पूरी पोएम की गाथा. ठीक है, तो अगर थीम की बात करें, मॉर्निंग थीम है. ठीक है, दुख है बच्चे को एक बॉल को खोने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन है कि लाइफ में अब उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ठीक है, लाइफ में वो बच्चा नहीं रह सकता, हर चीज बचपने में नहीं कर सकता. लॉस, डेफिनेटली लॉस ऑफ बॉल, लॉस ऑफ मेमोरीज, लॉस ऑफ लव्ड वंस. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड. ठीक है, बच्चों का बचपना होना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, जो इनोसेंस है उसमें वो होनी जरूरी है. ठीक है, क्योंकि वो चीज भी आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करती है. स्टोन की अगर हम बात करें, इट्स डेफिनेटली सैड एंड सॉम्बर, यानी सैड एंड सीरियस टोन है. सेटिंग स्ट्रीट है, आस पास पानी है, हार्बर है. मेन आइडिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ यंग बॉय, ही लूजेस हिज बॉल इन वाटर. ठीक है, एंड इट कॉजेस हिम grief, a lot of pain. And that is basically in form of ball, he lost his innocence and he comes of age. Now he has become mature. He realizes that life is not so simple. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा रोगे, आपकी एक बॉल खोइए, आपको दूसरी बॉल कोई दिलाकर दे देगा. सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर आया है. बॉल merrily bouncing down the street. ठीक है, merrily बाउंस कर करके जा रही है, तो बॉल खुशी खुशी कूदेगी क्या? नहीं ना. खुश कौन होते हैं? इंसान होते हैं. ठीक है, तो हेंस इट इज पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, मेटाफर. ठीक है, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. ठीक है, यहाँ पे जो बॉल है, इट इज नॉट जस्ट अ बॉल. यहाँ पर हम बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोजेशंस की, कि आपके पास लाइफ में कुछ भी है तो वो आपसे खो सकता है. रेपिटेशन, व्हाट ही इज टू डू. मेरिली वर्ड भी आई थिंक रिपीट तो हुआ है. ठीक है, तो रेपिटेशन वहां भी आया है. एलिटरेशन हर जगह आता है, हर जगह कूद कूद के एलिटरेशन जरूर आता है. बाइज अ बॉल बैक, बी साउंड. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद द डीप एंड डार्क फ्लोर, ड साउंड. ठीक है, मूव माई माइंड, एम साउंड. माई हार्ट मूव, एम साउंड. मूव मी, एम साउंड बहुत बार आई है. एलिटरेशन, इंजॉयमेंट हर जगह है, हर जगह है. ठीक है, ढूंढ लेना, एक लाइन से दूसरी लाइन जा रहे हो, सेम सेंटेंस है एंड नो पंक्चुएशन. Next, symbolism. As I already told you, ball is representing childhood, possessions. ठीक है, and even father नहीं, फादर वाला पता नहीं कहाँ से एंगल आया है, प्रोबेबली मुझे बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा. बट पोजेशंस, चाइल्डहुड. राइम स्कीम की अगर बात करें तो फ्री वर्ड्स. अगर कोई भी चीज आपस में राइम नहीं हो रही है तो वहां पे फ्री वर्ड्स आता है. अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? अपॉस्ट्रोफी इज ऑल्सो वन यूनिक लिटरेरी डिवाइस. ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं. आपकी पोम में ये 2 बार यूज हुआ है, फॉर एंड ग्रेगरी में, एंड यहां पर यूज हुआ है बॉल पोम में. अपॉस्ट्रोफी में आप क्या करते हो, जो पर्सन नहीं है प्रेजेंट ना, जो पर्सन एक्चुअली वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, आप उसको एड्रेस करते हो. जैसे कि बॉल पोम में जो भी ये पोम लिखी गई है, उसमें जो भी बच्चे के बारे में बात करते हैं, वो बच्चे को एड्रेस कर रहा है.
Throughout the poem, the poet is addressing the boy. But is the boy present over there? No. ठीक है, उस टाइम पे बॉय वहां पे प्रेजेंट नहीं है. प्रॉबेबली दैट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, जहां वो शायद अपने ही किसी सिचुएशन को रख के बता रहा हो कि मेरे ऐसा हुआ था, बट उसने उसको नाम दे दिया बॉय का. तो द बॉय इज नॉट प्रेजेंट, हेंस इट इज अपॉस्ट्रोफी. ओके, MCQs की बारी दोबारा आ चुकी है. So let's go on to the MCQ section. Let's have a look what is in the store for us. So here's the first question for you. What was the reaction of the boy at the loss of his ball? बच्चे का क्या रिएक्शन था जब उसकी बॉल उससे खोई? वो बहुत सैड था, वो बहुत कंफ्यूज था, वो बहुत हैप्पी था, या नन ऑफ द अबव? इन चारों में से इसका कोई, तीनों में से इसका कोई भी रिएक्शन नहीं था. ठीक है, आपको जल्दी से मुझे आंसर कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, so that I can show you the correct answer here. Here 3 2 1 let's go. ठीक है, नेक्स्ट है name the literary device used in merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. ठीक है, I would suggest you इसके लिए एक बार जरा अपना खोल लो, किताब खोल लो. आई एम नॉट श्योर कि इसको यहाँ पे करेक्टली लिखा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं तो ये दूसरी लाइन में मूव ऑन करे हैं. तो मेटाफर है, सिमिली है, एलिटरेशन है, एनाफोरा है. इन चारों में से कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है? जल्दी से बुक खोल के मुझे बताइए. ऑलराइट, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3 in 2 in 1. Let's have a look. Anaphora, I told you ना, I told you कुछ तो गड़बड़ तरीके से लिखा है. Merrily bouncing down the street and then merrily over it, there it is in the water. अब anaphora जो है नया आया है, ये वाली लाइन भी merrily से स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन भी merrily से स्टार्ट हो रही है. जब आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस एक के बाद एक सेम वर्ड सेम फ्रेज से स्टार्ट होती है, तो वहां पर anaphora होता है. ठीक है, रेपिटेशन में सेम वर्ड कहीं भी आ सकता है, आगे पीछे बीच में, बट एनाफोरा में हमेशा स्टार्टिंग में आएगा सेम, एक के बाद एक लाइन से, और सेम वर्ड या सेम फ्रेज से स्टार्टिंग हो रही होगी. ऑलराइट देन, इट्स टाइम फॉर ब्रेक. इट्स डेफिनेटली टाइम फॉर ब्रेक. ठीक है, हम लोग आई थिंक 40-45 मिनट से तो कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रहे हैं. ठीक है, आई थिंक देयर इज समथिंग इन स्टोर फॉर अस. आई विल टेक अ क्विक टी ब्रेक. आप लोग भी जो भी पी रहे हो, कीप on drinking that. और तब तक आप लोग ये ईडियम गेस करो. ठीक है, हैव अ लुक एट ईडियम एंड लेट मी नो कौन सा ईडियम है ये. थोड़ी सी आपकी ग्रामर भी चेक करते हैं आज. ठीक है, कि आप लोगों को ग्रामर नहीं, वो कैप, ग्रामर कहां से है, वो कैप चेक कर रहे हैं. थोड़ी सी आपकी वो कैप एनहांस कर रहे हैं. ठीक है, कि ये कौन से, ये जो इमोजीज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली? व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिप्रेजेंट? क्विकली बताइए सारे के सारे. ठीक है, एंड आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर हियर. चलिए बता रही हूँ मैं बस 2 मिनट में. ठीक है, तो यहां पर ये जो ईडियम है ना, दिस इज वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून, जैसे वंस इन अ ब्लू मून तुम्हारा ना अंदर से जागता है, एंड यू आर लाइक लेट्स ओपन द बुक, आज हम पढ़ेंगे, और आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे. ये तो ईद के चांद वाली ही बात है. प्रॉपर वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत रेयरली होता है, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इंग्लिश को ना बड़े एंड के लिए रखते हो. यार लास्ट में है, क्या है, इंग्लिश ही तो है, की फर्क पड़ना है, हो जाना है ना. और लास्ट में वही इंग्लिश तुम्हारा पहाड़ लगने लगता है कि ओह माय गॉड इतना सारा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, इंग्लिश कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, है ना. फूलता है ना सबके हाथों. बताना कौन से ऐसे बदतमीज बच्चे हैं मेरे, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा. कौन से हैं वो बच्चे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताओ, खुद बताओ. ठीक है, तो ये वही वंस इन अ ब्लू मून वाले बच्चे जो वंस इन अ ब्लू मून बहुत रेयरली इंग्लिश पढ़ते हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड to the next poem, Amanda by Robin Klein. ठीक है, this is one poem that is absolutely relatable. भाई बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट करेंगे. ठीक है, बिकॉज जैसा हमें पीछे पिक्चर में दिख रहा था ना कि अमेंडा की मम्मी उसे डांट रही हैं, एक्चुअली इस पोम में अमेंडा की मम्मी सिर्फ उसे डांट रही है, उसे बार बार बस डांट ही रही है. ठीक है, अब क्या होता है, अमेंडा की मम्मी ने उसे डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं. अपना डोंट स्लाउच योर बैक, ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स, ठीक है, ऐसे कैसे बैठी हो तुम, ठीक है, डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स, यू विल गेट एक्ने, ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. सो इसका जो है फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में मम्मा या पापा कोई तो पेरेंट है जो उसे डांट रहा है, फिर सेकेंड पैराग्राफ में
वही बच्ची अपनी इमेजिनेशन में खोकर सोचती है कि काश यार ऐसा होता मेरे साथ, काश यार मेरे साथ वैसा होता, ठीक है। तो कहीं भी वो सोच रही है कि काश मैं ना मरमेड होती, एक लैंग्वेज यानी एक पीसफुल ग्रीन सी में मस्त मैं तैर रही होती, ठीक है। या काश मैं यार एक ना ऑर्फन होती और मैं अपने नंगे पैरों से सैंड में ना बस मस्त तरीके से पैटर्न्स बनाती, मस्त मेरे पास साइलेंस होता, मस्त वहां पे मेरे पास फ्रीडम होती, ठीक है। या फिर काश मैं एक रपुंजल होती और रपुंजल होने के बाद ना, ठीक है, मैं टावर में रहती हूँ, मैं टावर में से कभी किसी को नहीं आने देती, अकेले ही रहती मैं, ठीक है। तो ये सब वो सोच रही होती है, फिर उसकी मम्मी आती है दोबारा से, अमेंडा तुम फिर मुंह बना के बैठी हो, कोई भी तुम्हें देखकर बोलेगा मैंने डांटा है, ठीक है। तो बस यही चल रहा है इस पोम में। इट्स वेरी सिंपल पोम। तो अगर हम थीम की बात करें, इट्स डेफिनेटली डिफिकल्टी फेस्ड बाय द चिल्ड्रन टू कॉम्प्रोमाइज देयर फ्रीडम एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स। देखो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे थोड़े से इमेजिनेटिव होते हैं, और बच्चे हैं अभी तो उन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, so they don't know how to behave and definitely they need their parents time to time for the correct guidance to know what is wrong and what is right. But at the same time it is also necessary to provide little freedom to those kids so that they do not lose their own personal touch, they do not lose their imaginative powers. ठीक है। सो एक बैलेंस की जरूरत है स्ट्रिक्टनेस में, लिबर्टी में। ये पोम हमें ये सिखाती है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे अमेंडा और उसके पेरेंट्स हैं। अगर हम टोन की बात करें तो जो अमेंडा के पेरेंट्स की टोन है दैट इज वेरी अथॉरिटेटिव, गुस्सा कर रहे हैं उस पे। और अमेंडा जो है छोटी सी बच्ची है, चाइल्डिश है, ड्रीमी है, अपने खुद के डे ड्रीम्स में खोई हुई है। Let's move on to the poetic devices that we have in store for you in this poem. So first one is metaphor. This is one important poetic device that you all need to keep in mind. Freedom is sweet, silence is golden. We have made a direct comparison. We have said that freedom is as valuable for us as gold. जितना कीमती gold उतना कीमती उसकी बच्ची के लिए freedom है। Freedom is sweet. साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है। तो साइलेंस इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। फ्रीडम इज स्वीट यानी फ्रीडम इज स्वीट टेस्टिंग, ठीक है। जैसे कोई मीठी चीज होती है, ठीक है, जो हमें अच्छी लगती है, वैसे फ्रीडम भी उसको उतनी ही अच्छी लगती है, ठीक है। रेपिटेशन, अमेंडा जो वर्ड है उसको बहुत बार रिपीट करा गया है, हर जगह एलिटरेशन, हर पोम में एलिटरेशन है। भगवान ना एक ना पोट्स को ना एक वो देते हैं, जब भी वो पैदा हो रहे होते हैं ना, उनको ना एक वरदान मिलता है कि बेटे तथास्तु, तुम अपने हर पोम में ना एलिटरेशन जरूर डाल दोगे, हर जगह यार। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सेट अप स्ट्रेट, एस, ठीक है। नेक्स्ट, डिड यू टाइडी योर रूम, यहाँ पर एलिटरेशन नहीं है, यहाँ पर एसोनेंस आया है। द साउंड जो आई है स्टार्टिंग और बीच में आ रही है, तो दिस इज नॉट एलिटरेशन, दिस इज कॉन्सोनेंस। एसोनेंस नहीं, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस आया। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे मैम ये कॉन्सोनेंस किस बला का नाम बोल दिया आपने? तो बच्चा देखो, एक होता है एलिटरेशन, एक होता है कॉन्सोनेंस, और एक होता है एसोनेंस, ठीक है। एलिटरेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है, और वो कब आती है, स्टार्टिंग ऑफ नेम वर्ड्स में। आसपास के जो वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग में आपको कॉन्सोनेंट साउंड आती है। उसके बाद अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो कॉन्सोनेंट्स में भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, बट फर्क क्या आ जाता है, फर्क ये आ जाता है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो स्टार्ट में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये ड साउंड जो है स्टार्ट में आई है, मिडल में आई है, एंड में भी आई है सेम वर्ड के। एसोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड होती है, और वो वोवल साउंड स्टार्ट में, मिडल में, एंड में कहीं भी आ सकती है। बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, मुझे पता है, ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। नीचे अगर किसी ने खबरदार कमेंट करा ना कि मैम की राइटिंग बहुत गंदी है, ऐसे पीठ पे ना जोर से मुक्का मारूंगी, खबरदार। सारे के सारे नीचे कमेंट में लिखेंगे ओ वाओ मैम यू हैव सच अ ब्यूटीफुल राइटिंग, ओके, ठीक है। कोई नहीं लिखेगा गंदी राइटिंग के बारे में, नो वन इज मेंशन अबाउट इट, ऑलराइट, ठीक है। So this is the difference between alliteration, consonants and assonance. Last but not the least, allusion has also been given. क्यों? Because आपने रपंजल की बात करी है, आपने मरमेड की बात करी है. These are mythological creatures, ठीक है. अब यहाँ पर रपंजल तो नहीं है, मरमेड है mythological creature. रपंजल एक बहुत ही famous story, fiction character है. तो both of these they have been mentioned, but वो वहाँ पर नहीं है ना, so that is why allusion. ठीक है? Alright.
मूविंग अहेड, मूविंग ऑन टू द एमसीक्यू वाला सेक्शन, लेट्स हैव अ क्विक लुक। तो अगर एमसीक्यूज की बात करी जाए तो पहला हमारा एमसीक्यू कुछ ये रहा, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो यहाँ पे क्या आया है, ठीक है, एनाफोर आया है, मेटाफर आया है, इमेजरी आया है, या नन ऑफ दीज, ए बी सी और डी, जल्दी से क्विकली बताइए, ठीक है। अभी हमने पहले डिस्कस करा, कुछ देर पहले ही हमने एक लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करा है जो कि यहाँ पर आया भी है, एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3 in 2 in 1। लेट्स हैव अ लुक, इट्स डेफिनेटली एनाफोरा, क्योंकि डोंट सेम वर्ड से जो है आपकी कॉन्सेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट हो रही हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर अमांडा मरमेड होती तो वो क्या करती? She would be in the green sea, she would lead a relaxing life, she would do both A and B, दोनों चीजें करती, या फिर none of the above, कुछ भी ना करती। चलिए ये बताइए, give me the correct answer so that I can show you the correct answer here as well in 3 in 2 in 1। let's have a look। all right, both A and B दोनों चीजें करती, ठीक है, मस्त वो एक ग्रीन सी में होती और मस्त वो एक रिलैक्सिंग लाइफ भी जीती। all right then, आगे बढ़ते हुए द ट्रीज, अनदर वेरी फिलोसॉफिकल पोम, ठीक है, एंड इट इज रिटन बाय एंड्रियन रिच हु वाज अ फेमिनिस्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रीज पोम है और जो बॉल पोम है, ये ऐसी दो पोम्स हैं आपके सिलेबस में जो कि मैं कहूंगी सबसे ज्यादा टिपिकल है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बात तो डायरेक्टली ट्रीज की करी गई है, थ्रू आउट पोएम में वो ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ट्रीज हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करना शुरू करा है, ह्यूमन बीइंग्स ने डिफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया है, कर रहे हैं हम, ठीक है। उस डिफोरेस्टेशन की वजह से अब जंगल सारे खाली हो चुके हैं, अब जंगल तो खाली हो चुके हैं, हम जंगलों से तो सारे ट्रीज उखाड़ चुके हैं, अब वो ट्रीज हमने क्या कर दिया है, अब कोर्टयार्ड में उगा रहे हैं, ठीक है, अपने आंगन में, अपने रूम्स में हम लोगों को डिफरेंट प्लांट्स चाहिए, ग्रीनरी चाहिए। सो आयरॉनिक, बाहर से हम लोग ने पेड़ उखाड़ दिए हैं, घर के अंदर उगा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया है, बट क्योंकि ट्रीज का ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ट्रीज कहाँ के लिए बने हैं, ट्रीज जंगलों के लिए बने हैं, तो ट्रीज जो है अब रेबेल करना शुरू कर दिए हैं, रेबेल करना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जो ट्रीज हैं जिनकी जड़ें आपको उसमें है, आंगनों में है, सीमेंट फ्लोर में वहां से उखड़ रही हैं, ठीक है, द ब्रांचेस, द ट्विग्स, दे आर प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल्स, द विंडो, बिकॉज दे वांट टू गेट आउट, और वो बाहर निकल भी जाते हैं एंड नेक्स्ट डे दे आर फ्री एंड एवरीथिंग। तो दिस इज व्हाट द होल पोएम इज अबाउट, ठीक है। अब यहां पर जो ये ट्रीज हैं, they symbolically stand for the oppressed women in the society or any other section of the society that has been oppressed and suppressed। ये trees represent करते हैं हमारी सोसाइटी का वो पार्ट, हमारी सोसाइटी की वो वुमेन जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें उनका हक नहीं दिया जाता। जैसे ट्रीज के साथ उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है, सिमिलरली वुमेन या बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज के सेक्शन है जिनकी फ्रीडम को कर्टेल कर देते हैं, ठीक है। वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें वो प्रॉपर इंकरेजमेंट नहीं मिलती, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं लाइफ में, एंड ऐसा बहुत जगह होता है, इंडिया में भी होता है। दिस इज द हार्श रियलिटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट एंड वी नीड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट एज वेल, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और हमें उन सब चीजों के लिए, उन सब इंसानों के लिए वो आवाज उठानी चाहिए जिनके साथ हम ऐसा गलत होता हुआ देखते हैं। तो ऐसे ही एक आवाज एंड्रियन रिच ने अपनी पोएम द ट्रीज के थ्रू भी उठाई है, ठीक है। तो अगर हम थीम की बात करें, इट इज डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। हमने दिखाया है कैसे नेचर और मैन के बीच में जो है एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नेचर को मैन जो है अब कहां से निकाल के कहां डाल रहा है, नेचर उसके अगेंस्ट रिबेल कर रहा है। ट्रीज जो है दे आर डेफिनेटली नॉट वेरी हैप्पी विद द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब मेन आइडिया ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ वी हैव एनस्लेव्ड नेचर, हाउ वी हैव डिस्ट्रॉयड नेचर फॉर आवर ओन सेल्फिश रीजंस, ठीक है। एंड ट्रीज जो कि फॉरेस्ट में उगते थे, दे आर नाउ बीइंग ग्रोन इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, हेंस दे आर नॉट फ्री एट ऑल, बट नाउ ऑल द ट्रीज हैव स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस स्लेवरी। इस स्लेवरी के अगेंस्ट जब उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिस तरह से वुमेन जो है अपनी आवाज अब उठा रही है, सोसाइटी में आगे बढ़ रही है। ऑलराइट देन, मूविंग अहेड, मूविंग ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस वाला सेक्शन। तो अगर हम सबसे पहले राइम स्कीम की बात करें तो फ्री वर्ड्स है भाई, मस्त फ्री, ठीक है, कोई वर्ड किसी से राइम नहीं कर रहा है। सिमिलीज जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली वाली ये सिमिली है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। हम यहां पर जो बोज होते हैं दैट मींस ब्रांचेस, तो हम ब्रांचेस को कंपेयर कर रहे हैं न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स जो हैं जब वो हॉस्पिटल से, क्लिनिक से निकलते हैं, दे आर हाफ डेज, दे आर हाफ कंफ्यूज्ड इन देयर हेड। व्हाई? बिकॉज दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स,
ठीक है, और इसकी वजह से वो बाहर निकलते हैं, वो ऐसा होता है ये कहाँ आ गए हम, ठीक है। और सिमिलरली जो ये ब्रांचेस हैं ये भी बहुत टाइम तक एक बंद एनवायरमेंट में रही हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दे वर वेरी मच सफोकेटेड एंड एज सून एज दे जस्ट गेट आउट दे जस्ट कंफ्यूज्ड व्हाट इज हैपनिंग टू देम. Personification, definitely twigs, both trees, they have been personified throughout the poem because they are trying to move, they are trying to rebel, they are trying to press themselves against the windows. These actions are not performed by the trees, they are performed by humans. Next, anaphora, ठीक है. I'm not sure ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, बट आई थिंक यहां पर होनी चाहिए, तभी एनाफोरा हो सकता है कि सेम वर्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस को स्टार्ट कर रहे हैं. इंजैम्पमेंट हर जगह है, एलिटरेशन दिया नहीं होगा, पक्का होगा, ढूंढने बैठोगे ना यहां भी मिल ही जाएगा एलिटरेशन, ढूंढ लेना यार, मैं नहीं बता रही, मेरा मन नहीं, ढूंढ लेना एलिटरेशन, सॉरी इंजैम्पमेंट कहाँ पे है, ठीक है. सिमिली, हाँ एक और सिमिली दे रखी है तुम्हारी इस पोम में, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. लास्ट टाइम हमें आपको सिमिली दे रखी है जहां पे पोएटिस बताती है कि जब ये ट्रीज हैं ये बाहर निकल गए हैं तो जो ये सबसे लंबा ओक ट्री है उसकी परछाई मून पर पड़ रही है. अब मून पर वो परछाई पड़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मून के अंदर दरारें आ गई और ऐसा लग रहा है दैट इट इज अ ब्रोकन मिरर. एंड एक चीज जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इमेजरी. इमेजरी में बहुत कॉमनली यूज लिटरेरी डिवाइस होता है. इमेजरी में क्या होता है, बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया होता है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा डिस्क्रिप्शन दिया होता है पोएट के थ्रू, जिसकी वजह से हम जो भी उसने लिखा हुआ है हम इमेजिन कर पाते हैं, ठीक है. वो चाहे किसी साउंड वाले बात हो, फिर चाहे कोई भी क्या बोलते हैं कुछ ऐसा लिखा हो जिसकी वजह से हम कुछ टेस्ट हमारे मुंह में आ सके, ठीक है, तो दैट इज इमेजरी. बिकॉज एक बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन है ट्रीज का, एनवायरमेंट का, ठीक है, कि कैसा कैसा माहौल है, तो हेंस इमेजरी हैज बीन यूज्ड. नेक्स्ट एमसीक्यू सेक्शन की बारी आ गई है भैया, तो जल्दी से एमसीक्यूज करते हैं. एंड लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. चंद लम्हों पहले मैंने आपको बताया है कि क्या है, मेटाफर है, सिमिली है, एलिटरेशन है, इमेजरी. जल्दी से मुझे आंसर आप सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर हियर एज वेल. In 3, in 2, in 1, let's have a look. Definitely it's a Mali. Like word का यूज हुआ है. Moving ahead, what are the trees compared to? Trees को हमने किससे कंपेयर करा है, इंसेक्ट से, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, बर्ड से, चिल्ड्रन से. अगेन दूसरी इंपॉर्टेंट सिमिली जो हमने डिस्कस करी थी, याद करिए उसे, ठीक है. रिवाइंड एंड आई होप अब सबने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दिया है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट आंसर हियर एज वेल. In 3, in 2, in 1, let's have a look. It's definitely newly discharged patients. Okay then, moving ahead, आगे बढ़ते हुए फॉग पोम. बड़ी ही छोटी पोम है आपकी, बड़ी ही प्यारी पोम है, ठीक है. शुरू होने से पहले ही आपकी पोम खत्म हो जाती है. तो जो ये फॉग पोम है ना, इसमें होता क्या है, ठीक है, फॉग को डिस्क्राइब करा है. अब ये फॉग जो है कैसी छोटी सी, मतलब लाइक इनसिग्निफिकेंट चीज है जिसको हम सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं बिकॉज इट कॉजेस प्रॉब्लम्स टू अस. बट उसी फॉग में पोएट ने ब्यूटी ढूंढी है, क्योंकि पोएट्स का नजरिया होता ही अलग है. और उसने कैसे उसकी ब्यूटी ढूंढी, उसने फॉग को कैट से कंपेयर करा है. दैट द फॉग कम्स एंड गोज ऑन लिटिल कैट फीट, कि जैसे एक कैट होती है बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरे धीरे दबे पांव आती है, ठीक है, उसी तरीके से फॉग भी उसी तरह आता है, ठीक है, उतनी ही मिस्ट्री अपने साथ लेकर आता है. कैट और फॉग का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है. सबसे पहले लिटिल कैट फीट की द फॉग कम्स एज क्वाइटली एज द cat does. Next, the fog also has a mystery around it like a cat because cat बड़ी mysterious animal होती है, ठीक है. कुछ नहीं पता उसका मूड का, कुछ नहीं पता मैडम का, ठीक है. बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से वो क्या करती है, किसी भी पेडेस्टल पे या बड़ी सी जगह पे बैठ जाएगी जहां से वो सबको ऑब्जर्व करे. तो उसी तरीके से क्या फॉग भी क्या होता है, सबको सब चीजों को घेर लेता है, हार्बर को, सिटी को. नेक्स्ट, जो जैसे जैसे कैट अपनी मर्जी की मालिक होती है, आती है खुद ब खुद चली जाती है, तो फॉग भी अपनी मर्जी का मालिक होकर आता है, खुद ब खुद चला जाता है, ठीक है. तो यही 3 पॉइंट्स में आपकी पूरी की पूरी पोम भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है. और ये अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो फॉग जो है एक तरीके से आइडिया ये भी दिया है, फॉग को उसने डिफिकल्टी से भी कंपेयर करा है कि जिस तरीके से लाइफ में हमारी परेशानियां आती है और हमारी पूरी जिंदगी को घेर लेती है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी, बट ऐसा नहीं होता. हर रात का एक ना एक सवेरा जरूर होता है. तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम खत्म भी होगी, आपको बस होप लूज नहीं करनी है.
ठीक है। तो अगर हम थीम की बात करें तो लाइफ का एक बहुत ही पावरफुल इमेज है, ठीक है। लाइफ के बारे में हमें बताता है, कैसे मैंने बोला कि लाइफ में होप नहीं खोनी है, नेचर की ब्यूटी को ये जरूर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉग कितना अलाइव है नेचर में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फॉग एंड कैट हैव बीन कंपेयर्ड, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी। तो देन लेट्स हैव अ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले राइम स्कीम की अगर बात करें, फ्री वर्स, कुछ भी राइम नहीं हो रहा है आपस में। मेटाफर है ऑन लिटिल कैट फीट, जब ये रिप्रेजेंट करता है, सॉरी जब ये वर्स लिखा गया है, जहां पर भी ये फ्रेज आता है लिटिल कैट फीट, तो वहां पर हम फॉग को कैट से कंपेयर कर रहे हैं कि जितने दबे पाव कैट आती है उतनी दबे पाव फॉग भी आता है। पर्सोनिफिकेशन, फॉग कम्स, इट सिट्स, it does not do all of these things, humans do, hence personification. Enjambment, एक लाइन, दूसरी लाइन, सेम सेंटेंस, नो पंचुएशन मार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऑलराइट देन, मूविंग अहेड, सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पोएम। वेयर डज द फॉग सिट ऑन? फॉग कहां बैठता है? The harbor and the city, tip of the mountains, trees, none of these. ठीक है, जल्दी A, B, C और D, and I'll see your answer in the comment section. देखूंगी मैं comments आके, ठीक है। तो जल्दी से आंसर comments में दीजिए, and I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's have a look. It's definitely the harbor and the city. It sits on its little haunches and it observes the whole harbor and cities. Okay, moving ahead, moving on to the next question. The fog is compared to, fog को किससे compare करें? Come on, pretty easy. Cats say, dogs say, insects say, birds say. What have we compared the fog to? A, B, C or D? Give me the correct answer in the comment section, and I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's have a look. It's definitely cat. Cat से comparison करा है हमने. Alright then, moving ahead. The tail of custard, the dragon. Oh, कितना खतरनाक लग रहा है ना यहाँ पे ड्रैगन, कितना खतरनाक, आग वाग निकल रही है, उतना ही प्यारा था हमारा ये वाला ड्रैगन, ठीक है। तो ये द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, इट इज अ बैलेट। बैलेट क्या होता है? बैलेट इज अ पोम जिसके अंदर सिंगिंग वाली क्वालिटी होती है, बिकॉज उसकी सारी जो लाइंस आपस में राइम कर रही होती है, तो यू कैन सिंग इट लाइक अ सॉन्ग, ठीक है। तो इट्स अ बैलेड एंड इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट अ लिटिल गर्ल बेलिंडा, ठीक है। बेलिंडा के पास ना ये सारे के सारे पेट्स हैं। इंक है विच इज अ स्मॉल कैट, ब्लिंक है माउस है, मस्टर्ड इज अ डॉग एंड कस्टर्ड इज अ ड्रैगन। अब ये चारों के चारों जो हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और बेलिंडा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई टाइगर्स के पीछे भाग रहा है, किसी का गुस्सा जैसे कि ना शेर का गुस्सा हो, बेलिंडा जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है जैसे बेयर्स हो। ऑन दी अदर हैंड जो कस्टर्ड, जो कि दिखने में सबसे ज्यादा डरावना है, ठीक है, उसके नाखून डैगर्स जैसे हैं, उसकी नोज चिमनी है, ठीक है, उसके मुंह से आग वाग निकलती है, ठीक है। एंड यही ड्रैगन जो है ये ऐसा है, मुझे केक दे दो, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, आसपास दुनिया में बहुत गलत चीजें हैं, मैं नहीं रह सकता, गिव मी अ नाइस लिटिल सेफ केज। सो उसकी इस हैबिट की वजह से ये सारे के सारे ना इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, उसको टिकल करते हैं, ठीक है। और इस वजह से ना ये जो ड्रैगन है तब भी परेशान नहीं होकर बोलता नहीं मुझे केज दे दो, मुझे केज दे दो। सो वन डे व्हाट हैपेंस कि ना एक दिन वहां पे एक पायरेट आ जाता है। अब वो पायरेट जो होता है बड़ा ही खतरनाक सा, ठीक है, पिस्टल विस्टल उसके हाथ में, और बेलिंडा वहां पे खड़ी रह जाती है, बाकी सारे उसके एनिमल्स भाग जाते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है सब भाग जाते हैं, बचता है वहां पे कस्टर्ड। अब कस्टर्ड वहां पे आता है मैदान जंग में, और क्या वो पायरेट की धुलाई करता है, वो पायरेट को पूरा का पूरा खा जाता है, पायरेट को खा जाता है। और उसके बाद ये सारे के सारे लोग बोलते हैं अरे यार हम तो ना फ्लस्टर हो गए थे, हम तो कंफ्यूज हो गए थे, हमें समझ नहीं आया हम क्या करें, अदरवाइज हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। एंड स्टिल कस्टर्ड जो होता है मैं बोलता है कि हाँ हाँ यार तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो, मैं तो कुछ हो ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता यार, मुझे बस एक तुम नाइस लिटिल सेफ केज दे दो, ठीक है। तो ये पोम जो है बेसिकली ये हमें अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का डिफरेंस बताती है कि हम लोगों को ना किसी की अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। कि ये जो एनिमल्स हैं ये इन्होंने तगड़ा तगड़ा अपना दिखाया, हम तो ये हैं, हम तो ये कर देंगे, शेख ही झाड़ रहे हैं एब्सोल्यूट, बट जब रियलिटी की बात आई, जब करने की बात आई, तो मैदान जंग में सिर्फ कस्टर्ड उतरा है, ब्रेवरी है, ठीक है, उसकी बहादुरी की बात करेगी, मौकरी है, बहुत ही मजाकिया तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी को बताया गया है। सेटिंग कहां है? बेलिंडा के घर की है। अब मेन आइडिया मैं आप सबको बता चुकी हूं, ठीक है, सिंपल, शांति, खुशी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
और आगे हम बात कर रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले हम राइम स्कीम ले तो बहुत सारे इसके अंदर स्टैंजास है और हर स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी बी सी सी। सिमिली यहाँ पे भर भर के आ रखी है। तो शार्प एज मस्टर्ड, ठीक है, कि जैसे मस्टर्ड तीखा होता है वैसे उसका डॉग भी उतना ही तीखा, उतना ही तेज तर्रार है। माउथ जो है कस्टर्ड का, इट्स लाइक अ फायर प्लेस। चिमनी फॉर अ नोज, की नोज जो है उसकी चिमनी जैसी है, धुआं निकलता है उससे। ऑनोमैटोपिया, ये एक डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस आया है। ऑनोमैटोपिया क्या होता है? जब भी आप साउंड वर्ड्स को यूज करते हो, दैट इज ऑनोमैटोपिया। म्याउच, क्लैटर, क्लैंग, गिगलिंग, सारी साउंड वर्ड्स हैं, सो दैट इज ऑनोमैटोपिया। एलिटरेशन, एलिटरेशन। एल्यूजन, पर्सिवल, इंपॉर्टेंट एल्यूजन। पर्सिवल जो था वो किंग आर्थर का वहां पर एक वो था नाइट्स। अब ये नाइट्स जो होते हैं यूजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़ने के लिए बने होते हैं। बट नाइट ये जो पर्सिवल हमारा था ये भी बड़ा ही डरपोक सा था, और सिमिलरली कस्टर्ड भी बड़ा डरपोक सा, तो हेंस वहां पे उसे पर्सिवल का नाम दिया गया है। उसे बोलते हैं तू तो पर्सिवल जैसा है। तो एल्यूजन क्यों? क्योंकि पर्सिवल जो है एक फेमस कैरेक्टर है बट वहां पे प्रेजेंट नहीं, उसका रेफरेंस दिया गया, तो एल्यूजन। आयरनी, कस्टर्ड केज के लिए बोलता है कस्टर्ड इतना डरपोक है, पर एट द एंड जब बात आती है, ठीक है, जब रियलिटी आती है तब वही फाइट करता है, कन्फ्रंट करता है पायरेट को, तो आयरनी। पोएटिक लाइसेंस, ठीक है, पोएटिक लिबर्टी जो मैंने बोला था ना उसे पोएटिक लाइसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि पोएट ने अपनी मर्जी से अपने आप को, मतलब अपनी राइम स्कीम ना बिगाड़ने के लिए वर्ड्स को स्पेलिंग ही बदल दी। रियली ट्रूली को लिखा हुआ है रियलियो ट्रूलियो, विंडो को लिखा हुआ है विंडा। तो इस तरीके की चीजें उसने करी हुई है, हेंस पोएटिक लाइसेंस हैज आल्सो बीन यूज्ड। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द एमसीक्यूज। पहले एमसीक्यूज मैंने यहां पर दे दिया है। Name the poetic device used in the line and the little yellow dog was as sharp as mustard. We already discussed it in the poetic devices, so quickly, I don't want any of you to give me the wrong answer. What's the correct answer? Oxymoron, metaphor, assonance या फिर simile? A, B, C or D? What's the correct answer? Tell me in the comment section below so that I can show you the correct answer here. In 3, in 2, in 1. Let's have a look. It's definitely simile because the word as has been used. All right then. Moving ahead, what was the name of the grey mouse? Mouse का नाम क्या था? Custard था, ink था, blink था, mustard का मुंह। Quickly, जल्दी जल्दी comments में बताओ, and I'll show you the correct answer here. In 3, in 2, in 1. Let's have a look. It was blink. All right then. Moving ahead, आगे बढ़ते हुए, For Anne Gregory, which is the last poem of your syllabus. For Anne Gregory जो है 3 स्टैंजास की आपकी छोटी सी पोएम है, एंड ये एन ग्रेगरी नाम की लड़की के लिए W.B. Yeats ने लिखी थी। W.B. Yeats है ना, एक सेकेंड, लिखा ही नहीं है, शायद से W.B. Yeats ही थे, विलियम बटलर ईट्स से, एक बार कंफर्म कर लेना। तो फॉर एन ग्रेगरी के लिए उन्होंने पोएम लिखी है। तो उसमें पोएट जो है बता रहा है कि एन ग्रेगरी के ना बाल इतने सुंदर, ओ हो, इतने प्यारे बाल हैं, इतना प्यारा उसका अपीयरेंस है। वो बोलता है कि कोई भी इंसान आपसे आपके लिए इसलिए प्यार ही नहीं कर सकता। यू सो ब्यूटीफुल दैट नो वन कैन फॉल इन लव विद यू फॉर योर इनर ब्यूटी। बट एन ग्रेगरी शी गेट्स वेरी फ्यूरियस अबाउट इट। शी इज लाइक, नहीं, मेरे बालों के लिए अगर कोई मुझसे प्यार कर रहा है तो अपने बाल किसी भी कलर के कर सकती हूँ। मैं उनको ऑरेंज कलर का कर सकती हूँ, मैं उनको ब्लैक कलर का कर सकती हूँ, मैं उनको ब्राउन कलर का कर सकती हूँ। ऐसा कर दूंगी, उसके बाद तो उस लड़के को अगर प्यार करना है तो वो तो मुझसे ही करेगा। तो वहां पे फिर उसे रिप्लाई देता है पोएट कि भाई देखो, मैं ना कल रात को एक उससे प्रीस्ट से मिला था, और उस प्रीस्ट ने मुझे ना एक वो दिया है, रिलीजियस टेक्स्ट दिया है, जिसके अंदर ये साफ साफ मेंशन है कि सिर्फ भगवान है जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं। दैट लविंग यू फॉर हु यू आर इज अ गॉडली क्वालिटी, ठीक है, ओनली गॉड इज केपेबल ऑफ इट, हेंस नो अदर मैन कैन लव यू फॉर हु यू आर। सो क्लियरली इट टॉक्स अबाउट हाउ मच इंपॉर्टेंट फिजिकल अपीयरेंस होल्ड्स in this world, in this superficial world, whereas people should rather focus on the inner beauty of the person, ठीक है। कैसे लव का मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, ठीक है। एन ग्रेगरी वांट्स समवन टू लव हर फॉर हु शी इज फ्रॉम इनसाइड, व्हाइल फॉर द लवर्स, फॉर द बॉयज, हर आउटर अपीयरेंस, हर हेयर, दे आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेन आइटम ऑलरेडी आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर चुकी हूं, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट एंड मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम की बात करें तो 3 स्टैंजा है, तीनों की राइम स्कीम है A B C B एंड D B। मेटाफर, हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। रैम्पर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, रैम्पर्ट्स जो होते हैं, दीज आर वॉल्स बिल्ड अराउंड द फोर्ट टू प्रोटेक्ट इट।
ठीक है। तो सिमिलरली इसके जो बाल है ना उसके कानों पर आते हैं, एज इफ दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर। एलिटरेशन, ठीक है। ये तो भगवान हर जगह है या एलिटरेशन हर जगह है। Set such color there, so. Anaphora that had found a text to prove that only God, my dear. That same word से दो लाइन स्टार्ट हो रही है एनाफोरा। अपॉस्ट्रोफी एज वी डिस्कस्ड इन द बॉल पोम, बच्चा वहां प्रेजेंट नहीं है, बच्चे को ही हम पूरा का पूरा एड्रेस कर रहे हैं, तो एनाफोरा सिमिलरली एंड ग्रेगरी वहां नहीं है, हेंस एनाफोरा। रेपिटेशन, येलो हेयर को बहुत बार रिपीट करा गया है। इंजैममेंट, सेम सेंटेंस, different lines, no punctuation mark. All right, let's have a look at the MCQs now. ठीक है, तो पहला MCQ हमारा ये रहा, what feature of the woman has put the young man into despair? ठीक है, क्यों इतना ज्यादा वो होपलेस हो गया है, इतना उसके प्यार में काहे पड़ गया है वो लड़का, काहे कर रहे हो ऐसा? हाँ, उसके क्यों? आउटर पार्ट ऑफ द वुमेन्स नोज, आउटर पार्ट ऑफ द वुमेन्स आईज, आउटर पार्ट ऑफ द वुमेन्स ईयर और आउटर पार्ट ऑफ द वुमेन्स लिप्स। ना 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 ना, गलत नहीं है, ईयर की जगह हेयर होना चाहिए था शायद। ठीक है, कंटेंट टीम गड़बड़ा गए हो, ध्यान दे लो। ठीक है, दे दियोगे अब तो आंसर, है ना, कमेंट सेक्शन में शो कर देते हैं, छोड़ो देख लेते हैं। हेयर, बाल पसंद थे, बाल और कुछ नहीं, कान नहीं थे, इतना भी वियर्ड लड़का नहीं था, बाल पसंद थे उसे। ठीक है, जुल्फे। ऑलराइट, व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू टू गेट रिड ऑफ लवर्स? वो क्या कर सकती है? अपने बाल डाई कर सकती है, अपने बालों को कवर कर सकती है, अपने बालों को कट कर देगी, जैसे मैंने काट दिए थे। इतने लंबे बाल थे मेरे, दिख भी नहीं रहे यहाँ पर। ठीक है, काफी लंबे थे, फिर मैंने काट दिए। ठीक है, या ऑल ऑफ देम। जल्दी जल्दी बताओ क्या कर सकती है? लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर in 3, in 2, in 1. Let's have a look. She can dye her hair. She can definitely dye her hair in black, brown, red, whatever she likes. ठीक है? All right then. It's time for break. It's definitely time for break. I don't know if you need that break or not. ठीक है, मैं इतने टाइम से चिल्ला रही हूँ। कितना टाइम हो गया हमें? 1 घंटा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, मेरे गले को थोड़ा, कंठ को थोड़ा सा आराम चाहिए। ठीक है, आइस टी बन चुकी है, ये भी गरम चाय थी। ठीक है, गरम चाय मैंने रखे आइस टी बना दिया। ठीक है, देखते हैं हमारे लिए क्या है यहाँ पर ब्रेक के लिए। हाँ जी, फिर गेस कर लीजिए कौन सा इवेंट की बात हुई है। क्विकली गेस इट, कौन से इवेंट की बात हुई है? जल्दी जल्दी बताइए, विच इवेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। पता है, मुझे पता है, वर्ल्ड कप है ना। ऑलराइट देन, मूविंग अहेड, अब हमारे पास 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे फिर हमारे दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग आंसर्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आप वीक क्विज आराम से खेलिएगा एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हारे कोई कंफ्यूजन्स रह गए हैं, तुम्हें कुछ भी बात करनी है, ठीक है, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, लेट मी नो व्हाटएवर योर डाउट्स आर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू हेमलॉक ट्री एंड क्रो रिप्रेजेंट? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो मेटाफोरिकली स्टैंड फॉर? ठीक है, जो ये हेमलॉक ट्री और क्रो, कितनी बार, अभी मैंने कितनी बार तुम्हें बोल दिया है, पोम समझाते हुए तो कितनी बार, 10 बार ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए स्टैंड करती है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। जल्दी से आपको मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। ठीक है, सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर ओवर हियर एज वेल in 3, in 2, in 1. Let's have a look. So typically the crow and hemlock represent something negative and inauspicious. ठीक है, unlucky दोनों चीजें. They are symbols of sorrow. Definitely, the dust of snow that the crow shakes off is meant to represent joy and hope. जो ये dust of snow है, ये joy और hope को represent करती है. तो ये जो poet है, he uses negative symbols such as the crow and hemlock tree to convey the idea that we can find joy even in seemingly dark places. हमारे सिर्फ नजरिए की बात है, अगर हम अपना नजरिया अच्छा कर लें तो हमें जो ये ऐसी चीजें जो डार्क है, नेगेटिव हैं, ये भी अच्छी लाइट में लिखने लगेगी। ऑल राइट, ठीक है, देन मूविंग अहेड,
व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज? आए हरे, फायर एंड आइस कितनी बार बताए, कम ऑन जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कोई देर नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से मुझे कोई भी ढीलापन नहीं चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे सबका आंसर चाहिए कि फायर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सिंबल आइस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, so that I can show you the correct answer here as well. In 3, in 2, in 1. Let's have a look. So fire and ice, they are definitely symbolized here. Fire stands for conflict, fury, intolerance, insensitivity, और ice stands for greed, avarice, lust. ये थोड़ा उल्टा हो गया, sorry. आइस जो है इंटॉलरेंस, फ्यूरी के अलावा कॉन्फ्लिक्ट, इंटॉलरेंस एंड इंसेंसिटिविटी, और फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरिस, लस्ट, रिजिडिटी, कोल्डनेस। थोड़ा सा ये ना उल्टा सीधा लग रहा है, ठीक है? लेट्स नॉट गो फॉर इट, मैं यहां पर लिख देती हूं। फायर जो है डिजायर, ग्रीड, लस्ट, इन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। रेज यू कैन ऑल्सो से। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आइस की बात करूं, हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस, इन सबको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है? ये तीन तीन लिख दोगे, ये भी काफी। तो फायर इसको डिजायर, ग्रीड, लस्ट, रेज, आइस, हेट्रेड, इंसेंसिटिविटी, इनडिफरेंस, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अ टाइगर इन द जू? पोएट हमें क्या बताना चाहता है? ये जो पोएम लिखी हुई है टाइगर इन द जू, जिसको मैंने आपको इतने प्यार से एक्सप्लेन भी करा, ठीक है? इससे हमें पोएट क्या कन्वे करना चाहता है? आपको इसका आंसर मुझे जल्दी से देना है, और कहां देना है? एज यू ऑल नो, कमेंट सेक्शन में देना है। करेक्ट आंसर दिखा सके, चाहते हैं ना कि आप हमसे करेक्ट आंसर देखें, तो देखिए अभी दिखाते हैं। I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's have a look. So the poet wants to convey that like human beings, animals also like freedom. उनका भी ये birth right है. They do not want to be caged. They cannot live a miserable life. If their habitat is destroyed by human beings, these animals cannot survive. ठीक है? अगर आप उनका नेचुरल हैबिटेट को खत्म करते रहोगे तो ये एनिमल्स जिएंगे कहाँ? केज, जूस, दीज आर नॉट देयर राइट प्लेसेस। ऑलराइट, ठीक है? मूविंग ऑन, हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाइना फ्रॉम क्रोकोडाइल? यार बड़ा फनी पार्ट था, तुम लोग भी बता दो हाइना और क्रोकोडाइल का डिफरेंस क्या होता है? सेकंड लास्ट स्टैंजा भी दे रखा है पोएम की, ठीक है? जल्दी जल्दी बताइए, कम ऑन, कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए मुझे, so that I can show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's have a look. So poet जो है, he tells us how to distinguish a hyena from crocodile. A hyena, it is an animal who can laugh, ठीक है? बड़ी अजीब सी हंसी होती है उनकी. And the poet says that if a creature greets a person while smiling merrily, then that creature is a hyena. And if a creature sheds tears while swallowing a person, then it is a crocodile. Crocodile मैंने आपको बताया जो पानी से निकल रहा होता है ना, तो पूरा पानी में होता है, तो उसके आसपास से पानी साइड से आ रहा था, इसकी साइड से, it seems as if he is crying, but it is not. So that is why that is where crocodile tears as well come from. So that is how you can differentiate between the two. Let's move on to the next question. Why does the poet say that money is external in the ball poem? भाई साहब पोएट ऐसा क्यों बोलते हैं कि मनी सब एक्सटर्नल है, सब ये तो मोह माया है, इसको छोड़ देना चाहिए? काहे ऐसा बोल रहे हैं हमारे पोएट साहब? जल्दी से बता दो ना कमेंट सेक्शन में, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जल्दी बताओ ताकि मैं भी आपको यहाँ करेक्ट आंसर शो कर सकूँ। In 3, in 2, in 1, let's have a look. So the poet believes that money cannot buy each and everything. Definitely it cannot. It can bring just external happiness by buying his possessions, but it cannot make a boy recover from his unhappiness due to the loss of a loved one or valued thing. जब आप किसी चीज को लूज करते हो, ठीक है, अगर वो आपके दिल के बहुत करीब है तो आप वो मेमोरीज नहीं पैसे से खरीद सकते, आपका वो जो दर्द है वो उस पैसे से नहीं मिटेगा अगर आप किसी और चीज से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है? तो दैट इज व्हाई मनी इज एक्सटर्नल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What impression do you form about Amanda after reading the poem? अमेंडा के बारे में आपका क्या इंप्रेशन बनता है जब आप अमेंडा पोएम पढ़ते हैं? आपको क्या लगता है कि अमेंडा जो है वो कैसी बच्ची है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है, कैसा उसका नेचर होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, ये सब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है? प्लीज आप लोग जो साइंस के पेपर्स हैं, मैथ जो स्पेशली है, उसको एज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट लेते हो, इंग्लिश को लेते ही नहीं हो. इंग्लिश की
बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर मुझसे पूछते हो कि मैम इंग्लिश के लिए जरा टिप्स दीजिएगा। बेटा प्रैक्टिस करो, दैट्स द की। आंसर राइटिंग इज आल्सो अ स्किल, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? इसलिए जल्दी से आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं एंड आई शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, in 2, in 1. Let's have a look. Amanda feels suffocated because she is controlled and instructed not to do one thing or the other. She feels that her freedom is curtailed, but Amanda wishes to be free to live in her own world. She is a very sensitive girl who indulges in daydreaming quite often, and she highly values silence and freedom. Obviously, ये सारी चीजें हमें आराम से पोम को देखकर समझ में आ सकती है। All right then, moving on to the next question, which is the poem "The Trees" represents a conflict between man and nature. Discuss. Definitely, जो ये poem "The Trees" है, ये ह्यूमन और नेचर के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट जरा उभर के लगता है। हम कौन से कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं? पोम में जरा जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं भी आपको दिखा सकूं। And I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's have a look. The poem "The Trees" presents the rebellion of the tree against human oppression and imprisonment within walls. ठीक है कि कैसे हम लोगों ने ट्रीज को भी अपना बंदी बना रखा है। The forest is the natural habitat of the trees. Definitely it is. The trees feel suffocated in houses. They rebel against it and move out. ठीक है, कैसे ट्रीज जो हैं वो ह्यूमंस के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हमें ट्रीज से दिख रही है, द ट्रीज पोएम से। सो डिफॉरेस्टेशन जो है हम गलत कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैसेज बीइंग सेंट आउट टू अस थ्रू द पोएम। ऑल राइट, मूविंग ऑन। नथिंग लास्ट फॉरएवर। हाउ फार डज द पोएम फॉक डिपिक्ट दिस इडियम? कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। इस इडियम को हम कैसे फोक पोम के थ्रू डिपिक्ट कर रहे हैं? आई टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट। मैंने जब ये पोम एक्सप्लेन करी आपको तो मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताया भी था। तो मुझे प्लीज इसका एक अच्छा सा आंसर बनाकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर हियर एज वेल in 3, in 2, in 1. Let's have a look. The fog in the poem makes a silent but all pervasive entry in the scene. यानी pervasive यानी सबको घेर ले. It gives no indication of its temporary nature at this stage. It seems to be surrounding the entire countryside like a cat sitting on his haunches, indicating a mysterious aura without exposing its next move. बहुत mysterious. जब आता है fog ऐसा लगता है पता नहीं कभी जाएगा कि नहीं शायद. However, it leaves as quietly as it came. Definitely it does. The entire drama seems to suggest that even the most engulfing of circumstances is but temporary in nature. तो यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि देखिए, चाहे कितनी से कितनी बड़ी मुसीबत, कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए जो हमें ऐसा लगे कि यार ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो खाए खत्म नहीं होता है भाई, ये तो खत्म होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, that's it. All right, let's move on to the next slide then. Why did the custard, the dragon, cry for a nice safe cage? Custard हमेशा क्यों रोता रहता है? नहीं, मेरे को एक nice सा केज चाहिए please. क्यों? Why did he used to cry for that? Come on, quickly इसका आंसर मुझे जल्दी से comment section में दे दीजिए so that I can show you the correct answer here as well. And I'll definitely show you the correct answer in 3, in 2, in 1. Let's go. Okay, so Custard in fact was very brave, but still he kept asking for a nice safe cage. It made people think him to be cowardly. Obviously, he might be crying for a nice safe cage so that he might not harm anyone when in anger. हो सकता है शायद उसे खुद ही से डर लगता हो कि जब मैं गुस्से में आ जाऊं मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता हूं. और he might be proving that a little safety cage averts a danger, यानी avoids a danger. कि अगर आप ये बोलते हैं ना कि precaution is better than cure, कि अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतें, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखें तो आप बहुत बड़ा डिजास्टर अवॉइड कर सकते हैं, जो शायद बेलिंडा कर सकती थी अगर उसने अपने घर की अच्छे से रखवाली करी होती. और बाकियों को लगता था कि वो इसलिए केज के लिए रोता बिकॉज ही वाज कावर्ड. Probably he was just looking for his safe space. All right, moving on to the next question. Why do young men love Anne for her hair and not for herself alone? क्यों भाई, क्यों एन के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं लड़के? क्यों लड़के जो है उसके बालों से प्यार करते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं? जल्दी से इसका आंसर दे दो, जल्दी अपनी पिल्ला देखो, ठीक है? Come on, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में and I'll show you the correct answer here as well in 3, in 2, in 1. Let's go. So Anne Gregory is so beautiful that no man is capable of ignoring her external beauty and looking inside her real nature. Her attractive external features stop men from knowing the real person. This is what that makes the speaker say that young men love Anne for her hair and not for herself alone. उसकी जो ब्यूटी है वो इतनी अट्रैक्टिव है
कि हर किसी की नजर सबसे पहले उसके बालों पर, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी पर जाती है, एंड कोई भी आदमी जो है ना उस चीज को इग्नोर करके उसके इंटरनल ब्यूटी की तरफ नहीं झांकता। हेंस द पोएट सेज दैट कि जो भी होगा वो आपसे आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, नॉट फॉर योर इनर सेल्फ। मूविंग ऑन, व्हाट टेरिफाइड द पायरेट, हु किल्ड हिम एंड हाउ, इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द टैगन। ठीक है, किस चीज ने पायरेट को डराया, ठीक है, और किसने उसे मारा और किसने और कैसे मारा, ये बताना है। ठीक है, सब कुछ बताना है आपको इस पोम के बारे में। ठीक है, और जल्दी से कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर हियर एज वेल, इन 3, इन 2, इन 1। लेट्स गो। तो भाई कस्टर्ड जो था, ये ड्रैगन जो है, ये उछल कूद कहां से बोल रही हूँ, जंप्ड अप, एकदम से कूद कर आया, स्नॉटिंग एंड क्लैशिंग हिज टेल, ठीक है, अपनी टेल को ऐसे बजाता हुआ। ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ क्लैटर एंड क्लैंकरिंग, एंड व्हेन ही वाज स्क्वर्मिंग, he attacked the pirate, he terrified the pirate, he fired at custard but missed. Pirate ने सोचा कि कस्टर्ड को गोली मार दूं, पर नहीं हुआ। Custard killed him by swallowing him up. It shows that he was brave. ठीक है, moving ahead, what kind of whispers can the poet hear? Why will these be silent tomorrow in the trees? ठीक है, जब पोर्ट आपको आपने अगर अपनी पोम को अच्छे से पढ़ा है तो सेकंड लास्ट स्टैंजा में, यस सेकंड लास्ट ना, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड लास्ट स्टैंजा में वो लिखती है दैट आई एम सिटिंग इन वेरांडा, ठीक है, एंड आई एम राइटिंग सम लेटर्स एंड आई कैन हियर सम इनर वॉइसेस। कौन सी वॉइसेस, क्या वॉइसेस, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कौन सी विस्पर्स की वो बात कर रही है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी अबाउट इन द कमेंट सेक्शन। Alright guys, so here's the next question for you, ठीक है, जो कि है what kind of whispers can the poet hear and why will these be silent tomorrow in the trees? अगर आपको ध्यान हो, जब हम डिस्कस भी कर रहे थे ना कि हमारी जो भी पोम थी, तो मैंने उसके अंदर आपको अच्छे से बताया था, क्या बताया था कि कौन सी विस्पर्स जो हैं वो पोएट को सुनाई दे रही हैं। ठीक है, हम सेकंड लास्ट स्टैंजा अपनी बुक की खोल लो, उसके अंदर मेंशन भी है कि वरांडा में बैठ के कुछ लिख रही है, ठीक है, फिर उसको विस्पर्स वगैरह सुनाई दे रही है। तो व्हिच विस्पर्स इज शी टॉकिंग अबाउट, आपको ये मुझे बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर हियर अगेन शो करना है ना, तो आई शो इट टू यू हियर इन अनदर 3, 2, 1. Let's have a look. ठीक है, so the poet can hear the voices of the trees talking to each other, asserting their right to be free and the sounds of their moving out. अब ये it may also be her inner voice that reprimands her for imprisoning the trees. The whispers will be silent tomorrow as the trees will move out into the forest and will be free. तो देखो ये जो वॉइस है ना, ये ट्रीज के आपस में विस्पर करने की है, बट हो सकता है ये उसकी इनर वॉइस भी हो, जो से मतलब एक तरीके से डांट रही हो कि उसने ट्रीज को इम्प्रिजन करके रखा हुआ है, चाहे कोई भी गलत काम हो, हम चाहे उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, पर अगर हम उसे चुपचाप विटनेस भी कर रहे हैं ना, तो भी हम उसमें गिल्टी है। तो प्रॉब्ली शी इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी एंड दैट्स व्हाई शी कैन हियर दीज विस्पर्स। Okay then, moving on to the next question. What does the poet tell us about a chameleon and how to tell wild animals? ठीक है, हमें पोएट साहब जो हैं chameleon के बारे में क्या बताते हैं, चलिए बताइए, what does poet tell us? Come on, easy peasy, lemon squeezy, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो ना, फिर हम भी यहाँ पे आपको आंसर दिखा देते हैं, और करेक्ट आंसर हम शो कर रहे हैं in 3, in 2, in 1. Let's have a look. The poet tells us that a chameleon is found on a tree. It is a creature which can change its color according to its surroundings. ठीक है, it is very difficult to see a chameleon on the tree because it changes its color according to the color of the tree. जैसा उसका background होता है वैसा ही वो बन जाता है। ठीक है, eyes I think नहीं, ears नहीं होते हैं, wings नहीं होते हैं, ये भी बताता है। All right, ठीक है, moving ahead. Why is it important for everyone to experience loss to stand up for experience? Why is everyone to experience loss to stand up after according to the ball point? ठीक है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लॉस एक्सपीरियंस करो, ताकि आप उसके बाद अपने लिए खड़ा होना सीख सको, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना सीख सको। इसका आंसर आपको देना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, कम ऑन, ठीक है, विदाउट एनी डिले देना है, एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर in 3, in 2, in 1. Let's go. So the poet believes that nothing is eternal. भाई कुछ भी हमेशा नहीं रहता, which is true. Everyone must experience the loss to know how to cope up with it. सबको कुछ ना कुछ लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ता है ताकि वो सीख सके कि उससे कोप अप कैसे करना है। It also teaches us how to recover from it, ठीक है, and stand up. It will remind us to protect and preserve our possessions. ठीक है, हमें ये भी रिमाइंड करेगा कि कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है अपनी चीजों को, उनको ध्यान से रखना है। एट द सेम टाइम इट टीचेस अस दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड शैल बी लॉस्ट one day then
चला जाना यार, तो क्यों मोह माया रखनी। ओके देन मूविंग ऑन, व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोएट फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है, टेल द पोएट इन फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है, फॉर एन ग्रेगरी पोम में रिलीजियस मैन जो है वो क्या बताता है, व्हाट डज ही से, लास्ट पैराग्राफ है ना। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3 in 2 in 1, let's go. So the religious man told the poet that he found a book to prove that only God could love her for her spiritual beauty and not for her physical beauty, कि सिर्फ भगवान में है उतनी क्वालिटी कि आपको सिर्फ आपके अंदर अंदरूनी ब्यूटी के लिए प्यार करे, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, एंड इट इज फ्यूटाइल टू होप फ्रॉम एनीवन एल्स टू लव अस सेल्फलेसली, सो बेकार है किसी और से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो भी गए, देखो कितना इजी था ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने कर भी लिए हैं। इट्स टाइम फॉर ब्रेक, सो क्विकली लेट्स सी ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर बता दीजिए, जल्दी 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 बता दो कमेंट में, तुम्हें पता होगा ना, है ना। चलो तुम बता दिए हो कमेंट में जब पक्का, चलो ठीक है, झूठ मत बोलना, तो हम भी बताते हैं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, बहुत ही लेम, आई क्रैक द लेमेस्ट जोक्स एवर, ठीक है। ऑलराइट, सो स्पाइडरमैन अगेन, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो अगर तुम्हें लेना है, पॉज करना है, हम पॉज नहीं होते हैं, ठीक है, जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो सेक्शन सी हमारा आ चुका है, जो कि हमारा 5 मार्क्स वाला है, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरा चेकआउट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। There no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Where are the trees? ठीक है, पहला क्वेश्चन। B, why was the forest empty? C, which 3 things cannot happen in a treeless forest? D, in the first line of the extract, the poet means to say that the trees are trying. क्या try कर रहे हैं? And E, the birds do not sit on these trees because the trees are डैश, ठीक है, आपको ये सब आंसर्स देने हैं, ठीक है, प्लीज अपने आप पहले गेस करो, कमेंट्स में लिखो, एंड देन आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3 in 2 in 1, लेट्स गो। सो ट्रीज जो हैं घर के अंदर हैं, दे आर इन अ हाउस, द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी बिकॉज ऑल द ट्रीज हैव बीन शिफ्टेड इनसाइड द हाउस। सी, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट कुड हाइड, एंड नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, ये 3 चीजें नहीं हो सकती बिना फॉरेस्ट के। The poet means to say that trees are trying to move into the forest. Trees कहाँ जा रहे हैं? Forest जा रहे हैं. Trees are inside the house. Repetitively. ठीक है. Moving on to the next question. I heard an old religious man, Foran Gregory, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not for your yellow hair. So the first question is, the religious man wants to give dash from a religious text. क्या दे रहा है religious man religious text से? Second, the yellow hair refers to the color of the hair and the yellow hair, एक तो yellow color एक तो hair के लिए है, और क्या represent कर रहे हैं वो? Only God can love us for ourselves. Is it true statement or is it a false statement? Next, find the same word meaning saintly in the extract. Extract में कौन सा ऐसा word है जिसका मतलब है saintly? Last but not the least, who is the poet of the poem? ये भी आपको बता देना है, ठीक है। 5 के 5 आंसर आप मुझे जल्दी से दे दीजिए, एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3 2 1, लेट्स गो। सो द ओल्ड रिलीजियस मैन वांट्स टू गिव एविडेंस फ्रॉम अ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द येलो हेयर जो है वो कलर ऑफ द हेयर और एज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर नॉट आर्टिफिशियल बट पार्ट ऑफ आवर फिजिकल ब्यूटी, जो धीरे धीरे एज के साथ ढल जाएगी। जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, and religious has the same meaning as saintly in the extract. अरे sorry, मेरी बॉटल जो है गिरने वाली है, let me just put it aside, ठीक है। Next, moving on to the next answer, W.B. Yeats है, he is the poet for Anne Gregory, ठीक है। Next, there is a language emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, ठीक है, ये आपका अमांडा पोम से लिया गया है। तो हु इज मी इन दीज लाइन्स? नेक्स्ट, अमांडाज डिजायर वाज टू बी अ मर्मेड लिविंग इन द डैश सी, कैसे सी में रहना था उसे? एमरल्ड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच आल्सो मींस रिलैक्स्ड। नेक्स्ट, व्हिच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन, लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन है ना आपकी एक्सट्रैक्ट की, उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है?
सब चीजों के आंसर आपको देने हैं मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, इन 2, इन 1. लेट्स गो. सो मी किसको रेफर कर रहा है? अमेंडा को ही रेफर कर रहा है. अमेंडा जो है उसका डिजायर था कि वो मरमेड बन के मस्त एक ग्रीन सी में चिल करके रहे. एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन. ब्लिसफुली is the word in the extract that also means relaxed. Illusion यूज करा गया है. क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन में हमने मरमेड रेफर करा है which is a mythological creature which is not present there, so hence illusion has been used. Okay, moving on to the next question. But if it had to perish twice, this is fire and ice. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So ice in the above extract refers to the feeling of pretty easy. Both ice and fire will be enough for what? The poet wishes that the world should end twice, true or false. Pick up the antonym of inadequate from the above extract. And last but not the least, what is the rhyme scheme of the given extract? ठीक है, आपको ये पांचों आंसर देने हैं. Not very difficult to give, and you have to give these answers in the comment section definitely. And I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1, and let's go. So ice in the above stanza, it refers to the feeling of coldness or hatred. Both and ice and fire, they will be enough for destruction of the whole world. जो ये given statement है false है, नहीं चाहता पोर्ट की दुनिया दो बार खत्म हो. Inadequate का अपोजिट होता है suffice, क्योंकि suffice sufficient. राइम स्कीम जो है वो है ए बी ए ए. कैसे पता करते हैं राइम स्कीम? आप लास्ट वर्ड देखते हो कौन सा राइम कर रहा है. तो ट्वाइस आइस सफाइस राइम कर रहा है, ए ए ए ये राइम नहीं कर रहा है, तो ये बी हो गया. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. Now he senses first responsibility in a world of possessions. This is definitely from the ball poem. So, poem और poet का नाम बता दे. Poem मैंने बता दी, poet तुम बता दो. The poet does not want to dash the boy's thoughts. क्या नहीं करना चाहता poet? According to the poet, from the loss of the ball, the boy would learn what it means to lose something in a dash. ठीक है, बॉल को लूज करने से उसे क्या पता चल रहा है? नेक्स्ट, द पोएट वांट्स टू गिव मॉनेटरी हेल्प टू द बॉय फॉर बाइंग अ न्यू बॉल. पैसे देना चाहता है क्या पोएट? ट्रू और फॉल्स? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स सेम एज एनक्रोच अपॉन. एनक्रोच अपॉन कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एनक्रोच अपॉन? ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. जो पोएट हैं वो है जॉन बेरिमन. नेक्स्ट पोएट जो है, ही डज नॉट वांट टू इंट्रूड द बॉयज थॉट्स. नेक्स्ट पोएट के हिसाब से, फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय वुड लर्न व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो नहीं देना चाहता मॉनेटरी हेल्प. एंड इंट्रूड मीन्स सेम एज एनक्रोच अपॉन. ऑलराइट देन, मूविंग अहेड. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really or truly or daggers on his toes. Oh my god. ठीक है, funny poem. ठीक है, तो Belinda thought that Custard the dragon was a dash. Next, the dragon had really or truly dash on his toes. Fill in the blanks there. Simple. Really or truly is used for poetic effect in the extract. True or false? Find the antonym of blunt in the extract. And really or truly का actually मतलब क्या है, ये भी आपको मुझे बताना है. ठीक है, so I will show you the correct answer, but you have to give me the correct answers in the comment section as well. Please do not forget this T. Please do not. So I'll show you the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's go. So Belinda thought that the Custard the dragon was a coward. Next, the dragon had really or truly or daggers on his toes. Given statement is true. And sharp है वो blunt का antonym है, और really or truly का मतलब होता है really truly. ठीक है, moving ahead. Extract these questions भी खत्म. इतनी जल्दी, अब तो सिर्फ long answers रह गए हैं. Come on guys, not much left in the video. ठीक है, जल्दी से आप ये मूवी मुझे गेस करके बता दीजिए. It's one of my favorite movies from childhood. That is something that I can tell you. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग भी मुझे मूवी बता दो. कमेंट सेक्शन में बता दो, भर देना कमेंट सेक्शन यार. कम ऑन. ठीक है, एंड आई शो यू, टेल यू द करेक्ट आंसर, नॉट शो, टेल यू. जल्दी बताएं, बता दे का, लिख दियो कमेंट में. सही, सच में. तो भाई दैट इज फाइंडिंग नीमो. फाइंडिंग नीमो इज द मूवीज नेम. ऑलराइट देन भाई, चलिए फिर लॉन्ग आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके 6 मार्क्स के आने वाले हैं. तो पोम सेक्शंस में से 6 मार्क्स क्वेश्चंस कुछ ये रहे.
Should the boy be allowed to grieve for his ball? If his loss is irreparable or irretrievable, then how should one handle it? What lessons can be learned? तो बॉय पोम में जो है बॉय अपना बॉल खोता है, तो क्या उसको ग्रीव करना अलाउड होना चाहिए? और जो ये लॉस है, क्या ये मतलब लाइक अगर आपका बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है तो आपको उससे हैंडल कैसा करना चाहिए और आपको क्या क्या लेसन यहाँ से मिल सकते हैं? तो आपको इन सब का आंसर लिखना है, ठीक है? तो प्लीज़ 6 मार्क्स क्वेश्चन में ना ध्यान से लिखिएगा अपने आंसर, अच्छे से फ्रेम करिएगा, कहीं भी कहीं से मत पहुंचिए, अच्छे से कनेक्ट करिए पॉइंट्स को, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. So let's have the look at the answer that we have framed for you. Yes, boy should be allowed to grieve for his ball as he had that ball for a long time. He had many old memories associated with it since his childhood. Moreover, when a person is trying to come over his grief on his own, then one should not intrude or disturb him as it may break his chain of thoughts and may irritate him as well. One should have self-consolation and self-understanding in order to bear the loss. Self-realization and understanding are more effective and lasting than when it is done by an external agency or a person. ठीक है, अपने आप आपको कोई चीज रियलाइज हो, that's better. रादर आपको कोई और समझा रहा, ठीक है? That's it. ठीक है, वही था उसका आंसर, इतना ही. Now, simple moment proves to be very significant and saves rest of the day of poet from being wasted. So explain it on the basis of the dust of snow. ठीक है, छोटी सी चीज़, कैसे छोटी सी चीज़ उसके पूरा का पूरा दिन बना देती है, ठीक है? आपको ये मुझे बताना है, ठीक है? प्लीज़ अपने जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, पढ़ पढ़ के, ठीक है? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर एंड, कि राइटिंग डाउन द करेक्ट आंसर्स, ठीक है? जल्दी से मैं करेक्ट आंसर शो कर दूँ, फिर शो करते हैं, ठीक है? लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट आंसर. So Dust of Snow, it is a beautiful poem written by Robert Frost. Definitely it is. This poem conveys that even a simple moment has a large significance. The poet mentioned snow and hemlock tree in this poem. Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both these signify that the poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. The poet says that once he was in a sad and depressive mood and was sitting under a hemlock tree. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow, small particles of snow that remained on the surface after the snowfall on the poet. The simple action changed the poet's mood. He realized that he just had wasted a part of his day repenting and being lost in the sorrow. But the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of his day in some useful activity. His sorrow was washed away by the light shower of dust of snow. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. तो कैसे एक छोटा सा एक्शन स्टार्टिंग में उसने कितना नेगेटिव माहौल क्रिएट करा, जस्ट सो दैट सारी चीज़ें उसकी मूड के साथ क्या करें, कोऑर्डिनेट करें कि ठीक है नेगेटिव सिंबल्स हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, बट वही नेगेटिव सिंबल्स का एक छोटा सा एक्शन आपका मूड कैसे चेंज कर देता है. तो नेचर में कितनी ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है. Alright then, moving on to the next question. Freedom is a birthright. It is the most beautiful gift of God. It is valuable for all human beings as well as for creatures. Discuss with reference to the poem A Tiger in the Zoo. ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है. ठीक है, कैसे फ्रीडम जो है ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बट क्रीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं. Please make sure that you practice these answers on your own as well. Then try to correlate कि कहाँ पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं, क्या पॉइंट्स में कमी है, आप उसे कैसे बेटर कर सकते हो. Alright, then let's have a look at the answer here in 3, in 2, in 1. Let's go. Freedom is the most beautiful gift of God. Freedom is a birthright. Without freedom, all is in vain. सब बेकार है भाई. Since the man has come on his earth, he tries to enslave the weaker sections for his selfishness. जो कि इंडिया ने भी फेस करा जब ब्रिटिशर्स ने हम पे अटैक करा. If a bird lives in a golden cage, it cannot become happy. Definitely, it loves to fly freely in an open sky. In the same way, if a man lives in a prison and gets everything, he cannot feel happiness. But if a man lives freely, he will be happy even in poor conditions. ठीक है, तो फिर in this poem we find the descriptions of 2 tigers. ठीक है, 2 tigers की बात करिए, one in a cage and second in an open field or a forest. And there is a great contrast between their behaviors. बहुत opposite है. The captivated tiger is dull, बहुत ही शांत सा है, whereas a free tiger behaves ferociously as he is supposed to. जैसा उसका होना चाहिए, वो कितना खौफ मचा के रखता है, ठीक है, पूरे जंगल में, ठीक है, और मतलब डियर को हंट करता है, जिन चीज़ों के लिए बना है. Thus freedom is a birthright. It is the most beautiful gift of God and it is valuable for all human beings as well as for creatures.
All right then. Moving ahead. The poet has used some special qualities to describe the animals and create humor in the poem. Definitely. Each one of us has special qualities which make us quite different from others. Do you agree with the statement? And comment with reference to the poem how to tell animals. ठीक है, हम सब जो होते हैं आपस में अपने आप में यूनिक होते हैं, हम सब की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं. कई बार हमें वो चीज़ें अपने बारे में अच्छी नहीं लगती, बट इफ़ वी लुक एट अस लिटिल क्लोजली विल फाइंड दैट यही अलग क्वालिटीज़, यही यूनिकनेस हमें सुंदर बनाती हैं और हमें स्टैंड करवाती हैं सबसे हटके. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर जो हमने फ्रेम करा है, एंड आई होप आपका आंसर इससे मैच करे, या अगर इससे बेटर है तो यार मेक श्योर दैट यू शेयर इट इन कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर हियर. The poet has used the selected words and expressions to describe the animals and to create humor. Very funny poem, definitely. For example, she says a noble beast greets you for the Bengal tiger. A bear hugs you. अजीब चीजें हैं. Crocodiles weep and hyena smiles. Like these animals, each one of us has some special qualities which make us quite different from others. For example, we face many people in a day, but even then we can easily recognize them only through their voice or even through their special habits. ठीक है, इतने सारे लोग होते हैं, हर बार आपको हर किसी का नाम याद रहे ज़रूरी नहीं, बट उनके बारे में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, हटके ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप उन्हें याद रखो, राइट? सो यही डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ जो हैं, दे गिव देम अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. So this statement is absolutely right, that we all are unique in our own different ways. All right, moving ahead. The poet in the poem for Anne Gregory conveys that we should give importance to the inner beauty and not to the physical appearance. Elaborate with reference to the poem. भाई definitely for Anne Gregory poem में जो है poet बोल रहे हैं कि inner beauty पे ध्यान देना चाहिए, physical appearance को थोड़ा छोड़ देना चाहिए. इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा elaborate करना है, थोड़ा सा poem का reference लीजिए, थोड़े से अपने points add कर लीजिए, बस आंसर बन जाएगा. तो ये आंसर फ्रेम करके सर कमेंट सेक्शन में डाल दो ना, क्यों इतने भाव खा रहे हो, कर दो. And I'll show you the correct answer here as well. In 3, in 2, in 1, let's have a look. The lady has attractive yellow hair but shuns any suitor who falls for her hair rather than herself. ठीक है? The lady asserts that she can dye her hair into shades of brown, black or carrot to ward off desperate men, and assert that a genuine lover should love her for herself and not for her hair. She's like, यार physical appearance से प्यार करने वाला इंसान नहीं चाहिए. I want someone who loves me for who I am from inside. The poet declares that human love is fickle, ठीक है, बदलता रहता है, and drawn to exterior appearances, which happens many times. The poet declares that loving a person for his true character rather than external accoutrements is a godly quality. कि कोई इंसान आपको उस चीज़ के लिए प्यार करे जो उसके लिए आप अंदर से हो, ये godly quality इंसान नहीं कर सकते. God loves a human being for their true selves and not for their yellow hair. Proving that a grey coat does not make person a gentleman. कि जो इंसान जो है अगर ग्रे कोट पहन ले, मतलब जेंटलमैन जो होते हैं ना, दे ऑलवेज ड्रेस देमसेल्फ अप गुड. तो अगर कोई अच्छा से ड्रेसअप हो रखा है, डजंट मीन दैट ही इज अ जेंटलमैन. ही वुड एक्चुअली लव यू फॉर हु यू आर. ठीक है, आपको इंसान को परखना पड़ेगा, और इंसान को आप जब परखोगे तभी आपको पता चलेगा वो इंसान अंदर से कैसा है, एंड यू वुड बी एबल टू लव देम फॉर हु दे आर. ऑल राइट, मूविंग अहेड. अरे क्वेश्चन तो पढ़ लें. Living with one's head in the air is what Amanda epitomizes. Justify with examples from the poem. ठीक है, अमांडा जो है अपनी ही दुनिया में खोई भी है, अपने ख्याली पुलाव उसने पका रखे हैं पूरे पोम में. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा उसका बताइए वो ख्याली पुलाव कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या बता रही है वो उस ख्याली पुलाव में. ठीक है, एवरीथिंग दैट यू हैव, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल. ठीक है, जस्टिफिकेशन दे रही है उसका ख्याली पुलाव बनाना सही भी है या नहीं है. ठीक है, तो ये सब चीजें लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड शो द करेक्ट आंसर. मैं तो बता ही दूंगी मेरा क्या है. ठीक है, सो आई शो यू द करेक्ट आंसर हियर in 3, in 2, in 1. Let's go. So instead of paying attention to the diktat of not biting her nails, ठीक है, nagging, diktat means nagging, and sitting upright, Amanda daydreams about an emerald sea where she is the sole mermaid. She's like, अपने ध्यान में छोड़ो, मम्मी तो बोलती रहती है, मैं अपने आप को mermaid बना देती हूँ. Pensively, Amanda imagines herself as neglected orphan, patterning soft dust with unshod feet. Unshod यानी जूते ना पहनना. ठीक है, bare feet basically. Instead of hearing the warnings about not eating the chocolate as it will bring on the acne, and listen attentively, Amanda imagines that she is a Rapunzel with long tresses, long hair. ठीक है, all of this she imagines. She is not listening to her mother because her mother is constantly nagging her and she's tired of it. Amanda imagines that like the fairy story character, she will dwell in the dark quietly, मस्त अकेले रहेगी, and take care not to let her down her hair lest the witch climbs up with itself. She was like, मैं डालूंगी नहीं विच, क्या कोई और ऊपर ना आ जाए.
Ultimately, Amanda is given an ultimatum to stop being moody and sulking, whereas Amanda is simply daydreaming. She was just daydreaming. She's just a kid. Had her mother not been nagging her so much, probably she would not have been daydreaming so much. She's an imaginative kid. Okay, she should be allowed to dream. She should be allowed to have these fancies because that is what makes a child, right? All right then. Moving ahead. Bas bhai khatam. That's all. That is all that we have in the video. ठीक है, अब आपकी बारी आ गई है. मैंने आपको तगड़ा रिवीजन दे दिया, थरो रिवीजन दे दिया है पूरे के पूरी पोम सेक्शन का. अब आपको क्या करना है, आपको बस वीक क्विज खेलना है. वीक क्विज खेलने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वीडियो पे जाओ. वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है वीक क्विज का, उस पर क्लिक कर दो बस. या फिर एक नया टैब खोलो, उसमें डालो www.weekquiz.in और वहां पे जाके बस ये कोड डालना है 228284. दैट्स इट. अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो, यू विल बी एबल टू प्ले द वीक क्विज. हैव फन विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के वीक क्विज में मार्क्स कितने आए हैं. ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. ठीक है, if you really enjoyed this video, if you enjoyed our efforts and everything, if you think that this video is going to help you a lot in the exams, then make sure that you hit the like button, subscribe to the channel, and please bell icon press karo so that you can be notified next time when we bring these kind of videos. So all right guys, that's all from my side. I hope you enjoy your Sunday. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye bye guys.